नमस्कार। विदुष पैटर्न फेसबुक पेज में आप सभी का स्वागत है। विदुष पैटर्न पेज आपका हमारा हम सभी का साझा पेज है, इसलिए इसके मकसद और एम्स तो बताने का कोई बहुत यहाँ पे प्रयोजन नहीं है। सभी को पता है कि ये डॉक्टर विद्योत्मा रावत के जो सामाजिक सरोकार सोशल कंसर्न थे उनको फैलाने के लिए ये था, और ये बनाया ये है भी उनमें से ही एक ने, जो विदु के व्यक्तित्व से प्रभावित और बच्चे को अपना उनके जैसा ही बनाना चाहती थी। एक तो उन्होंने ये बोला भी कि उसका बैटन तो हम थामना चाहते हैं, नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है। और उसके केएमसी के जो सारे फ्रेंड्स हैं, उसके सेंट जोसेफ के, उसके सरदार पटेल स्कूल के, उन्हीं बच्चों ने जो हमें बार बार बोला, तो उसी की वजह से ये इस तरीके से साकार हुआ। उन्होंने उस मम्मी को जिसने अपनी इकलौती बच्ची को एक दिन पहले ही खोया था, उसको ये हक नहीं दिया बोलने का कि वो एक सेकंड भी उनसे पूछ लें कि वो कमजोर पल कैसे आया। सारे बच्चों की उन्हें डांट पड़ गई कि आपने उन्हें कमजोर बोला कैसे। और 4 अक्टूबर से आज तक हमारे पास लगातार इतने सारे मैसेज, इतने सारे संदेश आते रहे, जिससे हमें उसके कंसर्न्स पता चलते रहे, किस किस के जिंदगी में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, कैसे उसने किसी की जिंदगी को खूबसूरत और संभव बनाया, वो आता रहा। तो उन्हीं का सबका ये उन्हीं के सबके द्वारा बोली गई बातों से हमने ये शुरू किया, लेकिन अभी हम बड़े पैमाने में कुछ करने की स्थिति में नहीं है, तो ये छोटी सी शुरुआत है उसकी। और हम चाहते हैं कि वो जो कंसर्न्स उसकी है, उसकी लौ चलती रहे, हमेशा जलती रहे, ये भी इसका है। और इसके पीछे ये भी है कि कभी कभी कितनी भी तेज लौ हो, कभी कभी उसको एक जरूरत होती है हथेलियों की ओट की, कि उसको प्रिजर्व किया जाए, उसको थोड़ा सा उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो हम चाहें कि हम युवाओं को समझें, उनकी रोशनियों को समझें, और कभी कभी जब उन्हें जरूरत होती है तो उन्हें थामने के लिए हमें अपने भीतर क्या लाना है, वो भी हम इस पेज के जरिए आप लोग से बात करके सीखेंगे, समझेंगे। आज हम पहला लाइव है विदुष बैटन पेज का, और हम बात कर रहे हैं ज्योत्सना रावत की। पहले हम ज्योत्सना रावत का परिचय उनके ही शब्दों में। I am a mountain girl in constant dialogue with the peaks that seek me, challenge me and inspire me to test my endurance and strength. I like to smile the impossible. ऐसे वो अपने आप को डिफाइन करती हैं। तो उन्हें देख के मुझे वीरेन डंगवाल, एक मशहूर कवि हैं, उनकी एक कविता खुद को ढूंढना की 4 लाइनें। एक शीतोष्ण हंसी में जो आती गोया पहाड़ों के पार से, सीधे कानों, फिर इन शब्दों में ढूंढना खुद को खुद की परछाई से। एक और छोटी सी कविता मैं बोलूंगी। गढ़वाल में बुरांस का फूल होता है एक लाल, और वो माउंटेन गर्ल खुद को कहती हैं, तो मुझे जो पहाड़ों का पूरा सौंदर्य उसके नाम से मेरी चेतना में उभर जाता है। और जिस तरीके से मैंने उसको पहली बार देखा कि इतनी इको फ्रेंडली और ऐसी लड़की की इस तरीके से जीना जिसमें तो हमारे जीने और हमारे किसी एक्शन से कोई सलवट किस इन्वायरमेंट पे ना पड़ती हो, तो इस तरीके के इंसान, इस तरीके के बच्चे, इस तरह के लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं कि जिन्हें याद करो तो कहीं वीरेन डंगवाल की पीटी उषा की जो चमकती टांगों पे उन्होंने लिखा है, उसकी एकदम ऊर्जा से भरी टांगों पे, तो कोई बकरी पे, कोई प्रकृति के किसी कण पे, किसी भी आम से आम, मामूली से मामूली चीज उनको देख के याद आ जाए, ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो उनकी एक कविता है, बकरियों ने देखा जब बुरुंस वन बसंत में, लाल झरझर लाल झरझर लाल, हरा बस किंचित कहीं ही जरा जरा, बहुत दूरी पर उकेरे वे शिखर डांडे, श्वेत श्याम ऐसा हाल अद्भुत लाल, बकरियों की निश्चल आंखों में खुमार बनकर छा गया, आ गया मौसम सुहाना, आ गया। तो इस तरीके से ज्योत्सना को देख के ये लाइनें मुझे इसलिए भी याद आ रही हैं कि ज्योत्सना ने उन पहाड़ियों पर भी अपनी पहुंच बनाई है जहां तक अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा था। अनटच्ड ब्यूटी को वो लड़की टच करके आई है। मैं उसे इस तरीके से याद करना चाहूंगी कि जब आप अपना शरीर, अपनी बॉडी, ऐसे लगता है कि जैसे उसने अपने पैरों से
जंगलों में, पूरी धरती पे, पता नहीं जाने कौन कौन से पहाड़ के किन शिखरों पे, किन पीक्स में जाके अपनी एक पूरी कविता लिख दी है। कथक वो करती है, साइकिलिंग करती है, जाने कितने सारे काम वो करती है। तो अपने शरीर का रोम रोम, पोर पोर जिसे कहते हैं, कि उसकी पूरी ब्यूटी, उसकी पूरी ताकत को एकदम हार्वेस्ट करके जो कविता वो दुनिया में लिख रही है, मैं उसे मानती हूँ कि वो काउंटर नैरेटिव है। किस बात का काउंटर नैरेटिव? कि ये कहा जाता है कि जो विमेन्स हैं वो, उनकी प्राइम साइट एक्सप्लॉयटेशन की उनकी बॉडी होती है, उनका शरीर है जो एक्सप्लॉयटेशन को संभव बनाता है। पर मैं कहती हूँ कि अगर स्त्री अपनी ताकत पहचान ले, अगर अपने समूचे सौंदर्य को, अपनी शरीर के पूरे सौंदर्य ताकत को वो हार्वेस्ट कर सकती है, तो वो काउंटर नैरेटिव है इस सच का, जो हम इस धरती पे लिख सकते हैं। और अगर हमें प्रकृति और पर्यावरण और मानवता को बचाना है, तो ये काउंटर नैरेटिव्स तो वीमेंस को भी रचने होंगे, जो रचे गया है आज तक उन नैरेटिव्स के खिलाफ, और हम युवाओं को भी रचने होंगे अगर कोई नई दुनिया बनानी है जो अधिक मानवीय, जो अधिक इको फ्रेंडली हो। तो मैं बुलाती हूँ ज्योत्सना को। ज्योत्सना रावत जी, स्वागत है आपका। गुड नमस्कार, इवनिंग, स्वागत थैंक है यू आपका। सो मच। थैंक यू सो मच बुआ जी, इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए, और थैंक यू सो मच मुझे इस लायक समझने के लिए कि मैं इस पेज के ये पेज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पेज की मैं, आपने मुझे इसमें एक स्पीकर बनने के लिए मतलब लायक समझा। थैंक यू सो मच। इससे पहले आप मुझसे सवाल पूछे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर विदुदी को डिफाइन करना चाहूंगी। मैं अभी रिसेंटली विदुदी से मार्च 2020 में मिली थी, और जब मैं उनसे मिली तो मैं उनसे 5 साल बाद मिल रही थी। बेसिकली मेरा बचपन के बाद एकदम बड़े होने में मैं उनसे मिल रही हूँ, और मैं बहुत डरी हुई थी, और मैं बोलूंगी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या कहूंगी, कैसे बात करूंगी, और वो कैसी होंगी, कितनी बदल गई होंगी। और अब तो डॉक्टर भी बन गई हैं, तो मैं क्या बोलूंगी। बट जब मैं उनसे मिली तो मेरे को कहीं लगा नहीं कि विद्योत्मा दी कहीं बदली हैं, या वो विदु दी नहीं रही हैं, वो डॉक्टर विद्योत्मा बन चुकी हैं। अम, हम मसूरी की तरफ जा रहे थे, और मैं बहुत एक्साइटेड थी उसे सुनने के लिए कि उनको लाइफ में आगे क्या करना है, वो कहाँ जाने वाली हैं, क्या उनके करने के प्लान्स हैं। तो जब हम लोग ऐसे मसूरी चल रहे हैं तो वहां पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल आता है मसूरी में, और थोड़ा सा ट्रैफिक था तो हम उसके आगे रुक गए, और वहीं पर मैंने दी से पूछना शुरू करा। मैंने बोला, दी आगे क्या प्लान्स हैं? तो दी मुझे कहती हैं कि ज्योत्सना, मेरे को अभी देहरादून में ही वापस आना है। मैंने कहा, दी आपके एमडी के लिए आप कहाँ जाना चाहोगी? बोले कि कहीं नहीं, मैं वापस देहरादून आऊंगी, और जैसे जैसे तुझे ये हॉस्पिटल दिख रहा है ना, मसूरी का एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मुझे ऐसे हॉस्पिटल्स में काम करना है। अम, वो सुन के मुझे अपने अंदर की जो एक ह्यूमैनिटी है, वो मुझे ऐसे लगा वापस से दी ने कहीं ना कहीं उसको जिंदा कर दिया था। बिकॉज मेरे को लगता था कि जब इंसान अचीव कर लेता है कुछ चीजें, या जब इंसान के पास रिसोर्सेज होती हैं, तो वो चीजों से दूर भाग जाता है और अपने लिए एक आरामदायक लाइफ, या फिर अपने लिए सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो पर विदुरी वैसी नहीं थी, बहुत ज्यादा निस्वार्थ थी। अम, मेरे लिए ये पेज इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज जो वो करना चाहती थी, कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूंगी कि मैं, हम सब लोग यहाँ पर मिलके सोसाइटी के लिए कुछ थोड़ा सा कर पाए, ताकि कहीं ना कहीं हम उनकी, जो वो करना चाहती थी, उस चीज को हम लोग आगे बढ़ा सके और सब कुछ कर सके। तो हाँ, ये मैं हाँ, कहना चाह रही थी। थैंक यू मुझे टाइम देने के धन्य लिए। धन्यवाद ज्योत्सना। तो जितनी आपकी पैरों में, जितनी आपकी स्फूर्ति है, पता चलता है कि संवेदना भी आपकी उतनी ही समृद्ध है। तो सबसे पहले आपका वो परिचय, मैंने तो ज्योत्सना को बुलाया था इसकी वही सब अहमियत देख के, इसका जो कंडक्ट देख के, और जब मुझे ये पता चला कि एक साधारण सी कार उठाती है, लद्दाख पहुंच जाती है, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी इसके साथ मसूरी की एक ड्राइव मुझे भी ले जा सकती है, कि जहां तुम विदु को ले गई थी मुझे भी वहां ले जाओ। तो
इसलिए मैंने वहां पे देखा कि किस कॉन्फिडेंस के साथ ये सारी चीजों को हैंडल करती है। लेकिन जब मैंने बायोडाटा इसका मंगाया इससे बात करने के लिए, क्योंकि मेरे लिए जो कंडक्ट है ये किसी भी युवा को बहुत प्यार करने के लिए, बहुत रिस्पेक्ट करने के लिए काफी है। मुझे नहीं लगता कि हर किसी को कोई रिकॉर्ड बनाने की या कुछ करने की जरूरत होती है। वो तो ये प्रकृति से प्यार करती है, जहां जहां प्रकृति बुलाती है ले जाती है, और बचपन से एक ट्रेनिंग है, तो पा लिया, नहीं पाया। लेकिन जब मैंने बायोडाटा इसका मांगा तो मुझे पता चला ये जो डेलिकेट सी दिखने वाली लड़की है तो बड़ी डेंजर गर्ल है, बड़ी तोड़ फोड़ मचाती है, इतने रिकॉर्ड इसने तोड़े हुए हैं। तो एक तो आपके नाम जो है कि आप वर्ल्ड की आप पहली इंसान है जिसने ला अल्ट्रा को मैराथन को पूरा किया है। तो थोड़ा सा तो, और दूसरी आप ये जानी जाती है अल्ट्रा मैराथन के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप थोड़ा सा ला अल्ट्रा और अल्ट्रा मैराथन को थोड़ा सा हमारे लिए एक्सप्लेन कर दो, तो हमें आपके अचीवमेंट ज्यादा समझेंगे, तो फिर हम आपकी जर्नी की आगे बात करेंगे। जरूर। तो बेसिकली अल्ट्रा मैराथन ऐसी मैराथन्स होती हैं जो 42 किलोमीटर से ज्यादा की होती हैं। 42 किलोमीटर तक हम लोग मैराथन बोलते हैं। उससे ज्यादा डिस्टेंस की जो भी मैराथन्स होती है उन्हें हम अल्ट्रा मैराथन्स कहते हैं। ला अल्ट्रा एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक ऐसा ही इवेंट है जो अल्ट्रा मैराथन्स करवाता है लद्दाख में। तो मैं 16 साल की थी जब मैंने पहला अल्ट्रा मैराथन भागा 75 किलोमीटर अपने पापा के साथ। और जब मैंने उसे फिनिश करा तो जो रेस के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रजत चौहान, उन्होंने मुझे बताया कि अभी मैंने आगे क्वालिफाई कर लिया है ला अल्ट्रा के लिए, ला अल्ट्रा दी हाई के लिए, जो लद्दाख में रेस होती है। जब मैं वहां गई तो मुझे पता चला कि 111 किलोमीटर की रेस है जिससे मुझे कंप्लीट करना है और 20 घंटे में कंप्लीट करना है लद्दाख में। तो हाँ, ये जर्नी थी लद्दाख की। बाकी रिकॉर्ड्स वगैरह तो सब कुछ मतलब ऐसा कुछ है नहीं, सबको पता है। तो ला अल्ट्रा बेसिकली एक ऐसा इवेंट है जो लद्दाख में रेसेस करवाता है। 55 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 222 किलोमीटर, 333 किलोमीटर एंड 555 किलोमीटर। मैंने अभी तक 111 किलोमीटर वहां भागा है, मैंने फिनिश करा है अपने पापा के साथ। और 222 किलोमीटर मैं भागी थी। मैंने 205 किलोमीटर दौड़ा था एंड उसके बाद मैंने रेस छोड़ दी थी बिकॉज थोड़ा सा इशू आ गया था और मैं कहूंगी बस थक गई थी मैं। तो 205 किलोमीटर के बाद मैंने रेस छोड़ दी थी। तो ये है ला अल्ट्रा और अल्ट्रा रनिंग के बारे में। 205 में थोड़ा सा इशू आपको आ गया था। 205 किलोमीटर हम बस में थक जाते हैं, हमें बड़ा सा इशू आ जाता है बस में। तो आप एक तो हमें 205 मैराथन के आपके अनुभव और इस छोटे से इशू को भी समझना है। और ये जो आपने जो 105 किलोमीटर का ही आपने बताया ना अल्ट्रा जो आप कंप्लीट किया था, इसमें आपने रिकॉर्ड बनाया, उनके अनुभव हमें आप थोड़ा सा शेयर करेंगे? जरूर जरूर जरूर। पहले मैं अच्छे अनुभव शेयर करती हूँ 111 किलोमीटर के बारे में। तो जब मैंने इस रेस के लिए क्वालिफाई करा था, तो जब मैं लोगों से मिल रही थी और लोगों से बात कर रही थी 75 किलोमीटर के बाद, तो हर कोई बताने में लगा था कितनी डिफिकल्ट ये रेस है और कैसे मतलब वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है और बहुत सारी चीजें। मतलब लद्दाख के बारे में जब हम सुनते हैं तो सबसे पहली चीज होती है ठंडा है, पहाड़ है, वहां का जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक फ्लक्चुएट करता है। तो सब मुझे बेसिकली डरा रहे थे, बट वो तो लकीली मेरे पापा मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे बोला तुम साइड में चलो, अगर तुम्हें भागना है तो हम करेंगे, तुम इन सारी चीजों के बारे में सोचना छोड़ दो और हम प्रैक्टिस करेंगे। हमने प्रैक्टिस करी, हम लद्दाख पहुंचे। अभी मैं एक माउंटेनियर भी हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट थी कि मुझे हाई ऑल्टीट्यूड में कोई परेशानी नहीं होगी। जब हम हाई ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं तो माउंटेनियरिंग में 2 बीमारियां बहुत ज्यादा कॉमन है, दैट इज हैपो एंड हैको। ये बीमारी डेडली है बेसिकली, और वो तब होती है जब आप प्रॉपर तरीके से एक्लिमेटाइज नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं हाई ऑल्टीट्यूड में एकदम से गई हूँ तो मुझे पहले, अगर मैं लद्दाख जैसे गई हूँ तो पहले मुझे लद्दाख में कुछ दिन आराम करना है, अपनी बॉडी को चेक करना है कि मेरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, और तब जाके धीरे धीरे मुझे ऊपर की तरफ जाना है। जैसे खरदुंगला है जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड है,
बट मेरे दिमाग में थोड़ा सा फितूर चढ़ा हुआ था उस टाइम पे, मैं कहूंगी। और मेरे को ऐसा था कि बस अगर मैं पहले दिन वहां पहुंच गई और मैंने कुछ कर लिया तो बस मेरी तो रेस फिनिश है और मैं जीत, मतलब अपनी रेस कंप्लीट कर लूंगी। हम लोग एयरपोर्ट लैंड करे और हम लोग वहां चले गए। मैं तो बहुत नॉर्मल थी। मेरे ख्याल से जो भी मेरा माउंटेनियरिंग करा हुआ है या फिर जो भी मैं करती रहती हूँ उस वजह से मेरे को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। मेरे पापा को थोड़ा सा सर में दर्द होने लग गया था और मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने कहा मेरी बेवकूफी की वजह से कहीं मैं पापा को कुछ बीमार वगैरह ना कर दूं। बट तो जब हम वापस आए तो मैंने बहुत डांट खाई अपने रेस के डायरेक्टर से, और जितने भी लोग थे उन्होंने बोला तुमने बहुत गलत करा है। बट मैंने उनको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करा कि मैं चाहती थी कि मैं ऐसे जाऊं और ये सब करूं। उसके बाद हम लोगों ने पूरी प्रैक्टिस करी, मैंने और मेरे पापा ने, जितने भी हम लोग फन और जो भी होता है। पापा के साथ प्रैक्टिस ज्यादा नहीं होती है, मैं बोलूंगी फन ज्यादा होता है, बिकॉज उन्हें पता है कि मुझे टैकल कैसे करना है और मुझे कैसे कुछ चीजें करवानी है। तो हम लोगों ने ये करा और उसके बाद आई गेस 18 अगस्त को शाम को हम लोगों ने रेस फिनिश करी। 20 घंटे हम लोग 19 hours 45 minutes में मैंने और मेरे पापा ने रेस फिनिश करी। रेस के टाइम पे मैं ऐसा कुछ खास चैलेंजेस नहीं कहूंगी जो मेरे को मिले रेस जब चल रही थी, क्योंकि मेरे साइड में मेरे पापा थे और 111 किलोमीटर मुझे पता था अगर साइड में मेरे पापा दौड़ रहे हैं तो मैं आराम से कर लूंगी। तो 111 किलोमीटर तो बहुत स्मूथली और बहुत हैप्पीली हम लोगों ने फिनिश करा। एंड जो भी उसके बाद जो भी रिकॉर्ड बना वो सब बना। बट जब मैं 222 किलोमीटर के लिए गई तो पहले मैं कहूंगी मेरे को सबने उस टाइम पे मना कर दिया था, बिकॉज मैंने रेस के डायरेक्टर से भी बात करी थी, रजत सर से, कि सर अभी मेरे को, तो सर ने भी बोला था मे भी अभी थोड़ा सा टाइम देते हैं, थोड़ा सा और ट्रेनिंग करते हैं एंड हम फिर करते हैं इस बात को। बट मैं आपसे सच में कहूंगी कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी लद्दाख वापस जाने के लिए। मेरे जो लद्दाख में एक फैमिली है, मैं लाल ट्रक के लोगों को अपनी फैमिली ही कहती हूँ, मेरी एक दूसरी फैमिली है जो कहीं ना कहीं मेरे बाकी सारे रिलेटिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो मैं उन लोगों से मिलना चाह रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से पापा को मनाया कि मुझे भागना है ना, प्लीज मुझे ये करने दो। एंड लकीली पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं तो उन्होंने मुझे हाँ बोल भी दिया। और पापा ने बोला कि इस बार हम अपनी गाड़ी लेके जाएंगे। तो जुलाई 2018 में मैं 18 साल की हुई हूँ, मैंने लर्निंग लाइसेंस अपना बनवा दिया था। जब आपके पास लर्निंग लाइसेंस बन जाता है तो 2 शर्तों में आप गाड़ी चला सकते हैं। एक, आपकी गाड़ी में लर्निंग का साइन लगा होना चाहिए, और दूसरा, आपके साथ जो दूसरा इंसान बैठा होता है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मेरे पापा के पास ड्राइविंग लाइसेंस था, गाड़ी में एल हम लोगों ने लगा दिया था और हम लोग देहरादून से लद्दाख गाड़ी चला के पहुंच गए। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेनिंग कर, 1 महीने हम लोग पहले चले गए थे लद्दाख इस बार। तो जैसे रेस अगस्त में है, हम लोग नहीं, अगस्त फर्स्ट को हम लोग निकले थे, सॉरी, रेस अगस्त एंड में थी, हम लोग अगस्त फर्स्ट को हम लोग यहाँ से निकल गए थे 2018 में। जब वहां पहुंचे तो ट्रेनिंग वगैरह सब बहुत अच्छे से चल रहा था। बट आई गेस रेस से 1 हफ्ते पहले मेरे घर से कॉल आया कि मेरी दादी की डेथ हो चुकी है। अभी मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि हाँ ठीक है, दादी जो भी था वो होना था एंड सब कुछ हो सकता है, बट मेरे फादर मेरी दादी के बहुत ज्यादा क्लोज है। मतलब अगर मैंने कहीं कहीं भी अगर मेरे अंदर वैल्यूज हैं कि मेरे पेरेंट्स इंपॉर्टेंट हैं एंड हमें पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे सिखाया, मतलब बोला नहीं है कि ये ऐसे होता है। मैंने अपने घर में देखा है कि अपने पेरेंट्स की आप रिस्पेक्ट करते हैं, आपके पेरेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब दादी की डेथ हो गई और ऑब्वियसली अब हमें घर जाना चाहिए, तो मैं एक ऐसी कंडीशन में वहां पर थी कि जहां पर ना मैं अपने पापा को ये कह सकती हूँ कि पापा मेरे को आपके साथ वापस आना है, बिकॉज उन्होंने इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करा है, इतना ज्यादा मनी इन्वेस्ट करा है मेरी एक रेस के लिए। और ना ही मैं उन्हें ये कह सकती हूँ कि पापा मुझे यहाँ पर रुकना है, क्योंकि मैं कैसी मतलब ग्रैंड डॉटर हूँ कि मेरी दादी की डेथ हो गई है और मेरे को घर वापस नहीं जाना है। तो हम लोग चुप हो गए। पापा ने बस मुझे जैसे जैसे उन्होंने बोला कि मेरा टिकट बुक करो, नेक्स्ट डे पापा निकल गए। मैंने पापा को एयरपोर्ट पे छोड़ा क्योंकि हमारी गाड़ी अपने पास थी, तो लद्दाख में मैं उनको एयरपोर्ट पे छोड़ने गई। और टू बी वेरी ऑनेस्ट उसी टाइम मेरे को एक ना ऐसे बोलते हैं ना, आपका एक माइंडसेट हो जाता है, वो उसी टाइम बन गया था कि अब ये रेस कंप्लीट नहीं होगी।
जब जब मेरे को ऐसे लगा, और उसके बाद जो भी हमारी 1 हफ्ते तक रेस की मीटिंग्स वगैरह चली और जो भी हुआ, मैं बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ माइंड थी। मैं कहूंगी मैं बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग, मैं बहुत ही ज्यादा वियर्ड, मतलब मैं वो ज्योत्सना नहीं थी जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी रन करने के लिए, जिसको बिल्कुल टेंशन नहीं थी, जो बहुत मजे करने आई थी, बल्कि दौड़ने नहीं, बस वो मजे लेने आई थी। 222 किलोमीटर उसको एंजॉय करना था, मैं वो नहीं रह गई थी। मेरे को कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों की से टेंशन होने लग गई थी, और मैं ऐसा की थी कि अब तो ये चीज हो ही नहीं सकती, ये रेस अभी खत्म नहीं होगी, और कुछ भी हो जाए मैं ऐसे कर नहीं सकती हूँ। रेस से एक दिन पहले जो मीटिंग होता है उसमें, बल्कि जो रेस के डायरेक्टर है उन्होंने तक कह दिया कि वो मेरे साथ रहेंगे, और रेस को किसी और को दे देंगे कि जो देखेगा, वो मेरे साथ रहेंगे, मेरे को देखेंगे, मेरी क्रू कार में होंगे। बेसिकली क्रू कार होती है जो आपके साथ साथ चल रही होती है जब आप दौड़ रहे होते हैं, आपका ध्यान रखने के लिए। बट वो सब करने के बावजूद भी मेरा दिमाग, मैं उस टाइम पे बोलूंगी, मेरे कंट्रोल में नहीं था, और मैं एकदम बहुत ही ज्यादा लो फील कर रही थी। रेस से एक दिन पहले मेरे पापा आ भी गए थे लद्दाख में, बिकॉज मेरी रेस थी। बट मुझे उनके चेहरे से पता चल रहा था कि वो उस टाइम पे कितना स्ट्रगल कर रहे थे, एक तरीके से एक um, बेटे और एक फादर की ड्यूटी को बैलेंस करने में। और um, रेस शुरू हुई, 205 किलोमीटर में मैंने गिव अप कर दिया। आई थिंक मोटिव जो था, जो मैं ये कहूंगी कि मैं रेस को बहुत पहले छोड़ चुकी होती जब हम 80 किलोमीटर के पॉइंट पे पहुंचते, क्योंकि वो जो रास्ता था वो पूरी रात भर, रेस रात के 8 बजे 6 बजे शुरू होती है शाम को, और पूरे रास्ते में सिर्फ मुझे यही याद आ रहा था कि कैसे मैं और पापा यहाँ पर ये बात कर रहे थे, पापा मुझे ये जोक सुना रहे थे जिससे मुझे नींद नहीं आ रही थी। और आई गेस 80 किलोमीटर्स में तो मैंने कह भी दिया था कि मैं इसे फिनिश नहीं कर सकती हूँ, बट थैंक्स टू पीपल जो वहां पर क्रू के लोग थे, और मैं जैसे कि मैं कहती हूँ वो मेरी फैमिली है, वो वहां पर थे। एंड उस टाइम पे जिस तरीके से उन लोगों ने मुझे संभाला है, मुझे सपोर्ट करा, उसकी वजह से मैं आई गेस 205 किलोमीटर तक भी पहुंच पाई। बट हाँ, आई मीन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग रेस थी वो मेरी अभी तक की लाइफ की। तो हाँ, ये रहा मेरा 205 किलोमीटर और 111 किलोमीटर के बारे में। हैपनिंग लाइफ है आपकी, कि मतलब जीत तो बहुत बड़ी है ही, पर जो पूरी कंप्लीट करते करते रह जाती है तो वो भी इतनी बड़ी है कि जो हमारी इमेजिनेशन से तो बहुत ही बियॉन्ड, मतलब एकदम बियॉन्ड इमेजिनेशन है। जब मैं आपके साथ मसूरी कार में गई थी तो मैं एक एक्सपीरियंस तब तक श्रोताओं से शेयर करती हूँ, उसके बाद मैं आशा कपूर जी का प्रश्न आपसे पूछूंगी। तो मैं जिस कॉन्फिडेंस से आपको कार चलाते हुए देख रही थी, इतने सारे लोगों को आपने बरजा की साइड गलत चला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि जब मैं अपने ब्रदर्स या कलीग्स या फ्रेंड्स के साथ बैठती हूँ तो अक्सर जब भी कोई ऐसी गलती करके जाता है तो लोग कहते हैं कि वीमेन पक्का कोई लेडी होगी, लेडी ऐसी कार चलाती हैं। तो ये सोचते हुए मेरे दिमाग में 20 साल, जब मैं 20 साल से थी तब से अब तक की जर्नी में भी थी मैं तुम्हारे और विदु के साथ भी पहाड़ों की मसूरी की जर्नी में थी और अपनी लाइफ की जर्नी में भी थी। तो कहीं ना कहीं तुमने भी मुझे मथे खोलने में बहुत मदद की, कि मैं वो जर्नी मेरे दिमाग में चल रही थी कि किस तरीके से हमारी गांठें ये बनती गई हैं, और मैं इसका बिल्कुल अपोजिट देख रही हूँ तुम्हारे साथ चलने में, और इतना सेफ और सिक्योर फील कर रहे हैं हम अकेले घर से दूर, इतनी दूर आने के बाद सिर्फ तुम्हारे साथ होके, क्योंकि मैं तो इतनी कंडीशन में नहीं थी 30 अक्टूबर के दिन। तो ये सोच के मतलब हम जब तुम लोग जीते हो तो हमारी भी गांठें खुलती हैं, इसीलिए हम बहुत अच्छे से, जिस समय आपकी लौ डिमडिमाती है तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने खुद ही अपनी गांठें अभी खोली हैं, अभी खोल ही रहे हैं, है ना। तो आशा कपूर जी जानना चाहती हैं कि आप अपना जो स्टेमिना, जो मैराथन 42 किलोमीटर के लिए भी इतना मुश्किल होता है स्टेमिना बना, अपना एंड्योरेंस लेवल बनाना, और आपने तो पूरा 110 किलोमीटर की कंप्लीट की, 205 किलोमीटर आप कर आई हैं जो 222 वाली थी, जिसको हमारे लिए सोचना भी मुश्किल है। तो एक तो स्टेमिना आप कैसे बनाती हैं, आपका एंड्योरेंस लेवल कैसे आप बढ़ाती हैं, इसके लिए कोई खास ट्रेनिंग, खान पान या जो भी, और जो मेंटल टफनेस इसके लिए चाहिए वो सब हमसे शेयर कीजिए, क्योंकि मेंटल पीक जहां तक आप पहुंची हैं उसके लिए मैं मानती हूँ कि बॉडी के
मतलब उस तरीके से बॉडी को पूरा हार्वेस्ट करने में मेंटल पोटेंशियलिटी, मेंटल जो टफनेस है, स्ट्रेंथ, वो भी पूरी की पूरी यूज हो जाती होगी। तो ये दोनों तरीके से मैं जानना चाहती हूँ, उसका फिजिकल मेंटल एस्पेक्ट। तो आपने मुझे ट्रेनिंग जर्नी पहले तो मैं ट्रेनिंग हम्म। जर्नी तो मैं आपको ये बोलूंगी कि मेरे को ऐसे मेरे फ्रेंड मजाक करती थी, तो जब अपनी मम्मी के पेट में थी तो तब भी दौड़ रही थी। तो मैं इस बारे में तो ये बोलूंगी कि ट्रेनिंग जर्नी के बारे में मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगी कि मैंने कोई दौड़ना ऐसे, मैं 20 साल की अभी हूँ, मैंने कोई दौड़ना ऐसे शुरू नहीं करा है कि मैंने 2 साल पहले शुरू करा है या 5 साल पहले शुरू करा है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बचपन से एक यही चीज सिखाई है कि आपकी बॉडी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं दौड़ने की बात करती हूँ, मैं दौड़ने को कंपटीशन नहीं देखती हूँ बिल्कुल भी। मैं दौड़ने को देखती हूँ कि ये आपको रोज सुबह उठ के काम करना है। मतलब जैसे आप रोज सुबह उठ के ब्रश करते हैं ना, ये आपको रोज सुबह एक काम कर रहा है। ये मेरी घर की अपब्रिंगिंग है। मैं मतलब कोई भी बच्चा कोई क्यों 4 बजे उठ के जाना चाहेगा, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती थी, बट ये मेरी अपब्रिंगिंग रही है। तो ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगी, मैं बहुत ही ज्यादा लेजी हूँ, बट टचवुड मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा सुपर एक्टिव हैं और उन्हें मेरी कैपेबिलिटीज पे कॉन्फिडेंस है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो मेरे को इस चीज के थ्रू डाइवर्ट करते जाएं। जैसे मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स भी जितने भी करती हूँ, तो वो कोशिश करते हैं कि इन सारी चीजों को मिक्स करके कहीं ना कहीं मेरी ट्रेनिंग को हेल्प करे। तो ट्रेनिंग के बारे में आपको ये कहूंगी कि मैं बचपन से दौड़ती आ रही हूँ। हाँ, जब जैसे लाइट और जैसे कोई कंपटीशन के बारे में जब मुझे पता चलना शुरू हुआ, तो फिर धीरे धीरे मैंने ऐसे करने लग गया कि अभी मुझको आज इतने घंटे भागना है। मैं कभी डिस्टेंस देख के नहीं भागती हूँ, मैं कभी ये नहीं देखती हूँ कि आज मुझे 20 किलोमीटर भागना है, आज मुझे 10 किलोमीटर भागना है। मैं हमेशा टाइम देख के भागती हूँ। जैसे कभी भी मैं अपने पापा को फोन करूंगी और मैं उनको बोलूंगी पापा आज कितना भागना है, तो पापा मुझे कभी ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हें आज 20 किलोमीटर भागना है या तुम्हें 30 किलोमीटर भागना है। वो बोलेंगे आज एक काम करो, आज 3 घंटे स्लो रनिंग करने चले जाओ, आज एक काम करो, आज उठ के 6 घंटे रनिंग करने चले जाओ। तो ट्रेनिंग तो मेरी ऐसी रहती है। बाकी जो स्टैमिना डेवलप्ड है, स्टैमिना डेवलप करने में सबसे ज्यादा समय लगता है, और वो इसीलिए डेवलप है क्योंकि मैं बचपन से दौड़ती आ रही हूँ। मैं रनिंग बहुत ज्यादा फेमिलियर है मेरे लिए, और इसलिए वो बचपन से डेवलप होके आज इस जगह पे पहुंच चुका है। जब आप मेरे से न्यूट्रिशन और फूड के बारे में बात करते हैं, तो मैं बहुत ही बड़ी नालायक कहूंगी। मैं फूड और न्यूट्रिशन के बारे में मैं बहुत ही ज्यादा लैक करती हूँ फूड और न्यूट्रिशन में। क्योंकि मेरी कोई स्पेशल डाइट नहीं है। मैं अभी भी बहुत ही ज्यादा नॉर्मल खाना जो भी घर में बनता है, दाल चावल रोटी सब्जी, मैं वही खाती हूँ और वही मुझे पसंद है। जंक फूड भी बहुत ज्यादा खाती हूँ, ऐसा नहीं है, और घर में भी कोशिश करती हूँ बनाने की। तो डाइट के बारे में ऐसा मेरा कोई खास वो नहीं है, और ट्रेनिंग के बारे में आपको बता चुकी हूँ। बट एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी मेरे बारे में, मैं मेंटली थोड़ी ज्यादा टफ हूँ और मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ। मतलब मैं कहना आपको ये चाहूंगी कि जब मैं किसी चीज पे अपना दिमाग सेट कर लेती हूँ कि मुझे ये करना है, और कहीं ना कहीं मेरे को अंदर से लग जाता है कि मैं ये कर सकती हूँ। जैसे जब मैंने 111 किलोमीटर के बारे में सुना था और सब मुझे बता रहे थे कि वो रेस कितनी डिफिकल्ट है और वहां क्या कुछ नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं मुझे अपने अंदर से विश्वास था कि मैं उसे कर लूंगी, और वो चीज हुई है। और आज तक ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें मैंने कॉन्फिडेंस अंदर से दिखाया नहीं है कि हाँ मैं इसे कर सकती हूँ, और मैंने नहीं करा है। पर और उसी का एग्जाम्पल ये भी है कि 222 किलोमीटर से पहले मैंने अपने आप को मेंटली ही बता दिया था कि मैं नहीं कर सकती उस रेस को। तो मैंने रेस सिर्फ 17 किलोमीटर पहले छोड़ी है, जो कोई भी फिनिश कर लेता, क्योंकि 2 घंटे मेरे पास थे 17 किलोमीटर भागने के लिए और मैं भाग सकती थी। इनफैक्ट मेरे को ये भी बोल दिया गया था कि रजत सर ने कि अगर तुम इसे 2 घंटे में नहीं भी फिनिश कर पाओगे, बट एटलीस्ट हम 222 किलोमीटर फिनिश करेंगे, क्योंकि इतने पास हो तुम फिनिशिंग लाइन के। तो मेरा सब कुछ माइंड से चलता है। अगर मैं मेंटली सोच लेती हूँ कि मैं कर सकती हूँ तो मैं कर सकती हूँ, और अगर मैं मेंटली मतलब थोड़ी सी वीक पड़ जाती हूँ तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। भी है जब आपको लगा होगा कि मैं बहुत मेंटली वीक पड़ी या मेरी मेंटल टफनेस ने कहीं मुझे धोखा दिया, ऐसा भी कभी हुआ लाइफ में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई गेस मैंने कभी ना जिंदगी में आई गेस फेलियर उतने अच्छे से देखा नहीं था। बचपन से जो मांगती थी मिल जाता था, जो करना था वो कर लेती थी, बिकॉज हमारी सोसाइटी में अभी भी जो मैं
सपोर्ट करती हूँ उसमें गर्ल्स उतनी मतलब मेरे को दिखी नहीं थी उस टाइम तो बिल्कुल भी। अब तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अब मुझे पता चल रहा है कि कितनी सारी इंडियन वुमेन अल्ट्रा रनिंग में है। तो मेरा इवेंट भी ऐसा था कि ज्यादा लड़कियां दिखती नहीं थी, तो नाम भी इजीली मिल जाता था। मैं अभी भी सच में आपको यही कहना चाहूंगी कि मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं कि मैंने कुछ बहुत बड़ा करा है, क्योंकि आई गेस मेरे से ज्यादा एनर्जी मेरे जितनी एक लड़की होगी कोई गांव में जिसपे उतनी एनर्जी होगी, जो मेरे से ज्यादा काम करती होगी, जो दिन भर सब काम करती होगी और उसको ऐसी कोई ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं होगी। मैं रोज नए शूज खरीदती हूँ रनिंग के लिए, वो नंगे पैर ही उस काम को कर लेती होगी। तो मैं कहती हूँ कि मैंने ऐसा कोई फेलियर अपनी जिंदगी में देखा नहीं था। जब मैं पापा से भी उनकी स्टोरीज के बारे में पूछती थी, तो उनकी भी ज्यादा ऐसी एज सच फेलिंग स्टोरी नहीं रही है। हर रेस में वो चैंपियन रहे थे। एक रेस में जूते चुरा लिए थे तब भी उन्होंने कंप्लीट करी, नंगे पैर कंप्लीट करी, पैर छिल गए थे तब भी फर्स्ट आए थे। तो मेरे ख्याल से फेलियर को मैंने अच्छे से देखा नहीं था, या मैं फेलियर के कभी क्लोज नहीं गई थी। तो जब 205 किलोमीटर 222 किलोमीटर की मेरी रेस कंप्लीट नहीं हुई थी, आई गेस उससे ज्यादा लो, उससे ज्यादा वीक, उससे ज्यादा आई वुड से नॉट वर्थ एनीथिंग मैंने कभी अपनी लाइफ में अपने आप को फील नहीं करा था। क्यों? क्योंकि ए मैं रेस फिनिश नहीं कर पाई और सिर्फ 17 किलोमीटर बचे हुए थे, मेरे पास 2 घंटे थे, बहुत आराम से फिनिश हो सकती थी। बी आई गेस मेरी उस टाइम पे मतलब उस टाइम पे मुझे गिल्ट बहुत ज्यादा लगता था कि मेरी वजह से मेरे फादर जो जो मतलब जिनके लिए सबसे ज्यादा अगर ह्यूमन बीइंग कोई प्यारा है इस पूरे अर्थ में, तो उनके लिए दादी थी, और मेरी वजह से वो उस टाइम पे दादी के साथ नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपनी फादर की ड्यूटी निभानी थी और वो मेरे संग रेस पे थे। सी पूरे लाइक पूरी लालचा की क्रू ने, पूरे लालचा जो भी है उन सब ने आई गेस मेरे को पूरा अटेंशन दे रखा था। मेरे संग रेस डायरेक्टर मेरी क्रू कार में बैठे हुए थे, मेरे संग भाग रहे थे, मेरे को खिला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। सारे लोग मेरे सपोर्ट में थे, और कहीं ना कहीं मैंने सबको डिसअपॉइंट करा था। तो उसके बहुत सारे मतलब हाँ आई मीन वो मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा लो मोमेंट था। और क्यों मैं अभी आई मीन सारी चीजों से कनेक्ट कर पा रही हूँ और क्यों मैं कर पा रही हूँ, बिकॉज उस टाइम पे मैंने भी बहुत सारे स्टूपिड डिसीजन लिए हैं। आई गेस मोर देन फॉर मोर देन 1 ईयर मैं किसी कंपटीशन में नहीं भागी, मैं किसी इवेंट में नहीं गई, और मैं बस एक पैराग्लाइडिंग कोर्स के लिए बीच में गई थी, और मैं बहुत अच्छी पैराग्लाइडिंग कर रही थी। मैं इतना कहना चाहूंगी, मैं उड़ मतलब बहुत अच्छे से, मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और मैं सीख रही थी बहुत अच्छे से। बट जैसे आपकी फ्लाइट से पहले विंड डायरेक्शन चेंज हो गया था, और अचानक से हम लोग पुणे में बैठे हुए हैं और मेरी फ्लाइट का थोड़ा सा टाइम है, तो मेरे इंस्ट्रक्टर कहते हैं थोड़ी देर रुक जाओ, हम थोड़ी देर बाद उड़ेंगे, थोड़ा सा हम विंड का डायरेक्शन चेंज करने देते हैं। तब तक मेरे फोन में फेसबुक पे ला अल्ट्रा ने एक वीडियो रिलीज करा था 222 किलोमीटर की, जब मैं भागी 2018 की रेस का। एंड उसमें मैंने अपने आप को बोलते हुए सुना था कि मैं ये रेस इसलिए भागना चाहूंगी, बिकॉज इसलिए नहीं कि मुझे पता है कि मुझे नहीं पता है कि मैं कंप्लीट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, पर मैं इसलिए भागना चाहूंगी बिकॉज मेरे को करना है, और मेरे को देयर आर चांसेस कि मैं इसे फिनिश कर सकती हूँ। तो जब ये सारी चीजें उस वीडियो में, जब मेरे को इतनी अच्छे मतलब मेरे फ्रेंड्स लोगों ने उस वीडियो को देखा, तो एक फ्रेंड ने बहुत मजाक में बोल दिया कि अरे ज्योत्सना तू तो रेस भी फिनिश नहीं कर पाई थी, और तब भी तेरे को उस वीडियो में इतना इतना इंपॉर्टेंस दे रखा है, इतना वैल्यू दे रखा है। वो बात मुझे बहुत ज्यादा लगी थी, और मेरे को अभी भी याद है मेरी जो वो फ्लाइट थी वो बहुत अच्छी फ्लाइट होती, पर मैंने एकदम क्रैश्ड लैंडिंग करी है, मैंने रो रो के उसकी लैंडिंग करी है। मैं वॉकी टॉकी के थ्रू हवा में हूँ, और वॉकी टॉकी के थ्रू अपने इंस्ट्रक्टर को बोली सर मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। वो भी एकदम से घबरा गए कि मतलब ऐसा क्या हो गया अचानक से। पहले तो मैंने फ्लाई करने से मना कर दिया था उनको कि सर नहीं, पर उन्होंने जबरदस्ती उन्होंने बोला नहीं तुम कर सकती हो तो तुम जाओ। उसके बाद जब मैं उड़ रही हूँ तो फिर मैंने एकदम गिव अप कर दिया कि नहीं 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 मेरे से नहीं होगा, मेरे को लैंड करना है। तो हाँ आई मीन ये सबसे ज्यादा लो मोमेंट था मेरी लाइफ का, रेस को कंप्लीट ना कर पाना। और इसके वजह से बहुत सारी वियर्ड चीजें मैंने करी है। मैं आपको बताने मैं एक कथक डांसर हूँ, मेरे बहुत लंबे बाल हुआ करते थे, बहुत ही ज्यादा लंबे मतलब और बहुत ही अच्छे बाल हुआ करते थे, बट
उस टाइम पे थोड़ा सा मेंटली जो भी स्ट्रेस आउट चल रहा था, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज ऐसा होता है ना आपके साथ कि या तो कोई आपको गुस्सा कर रहा हो आप पे। मेरे ऊपर कोई गुस्सा नहीं कर रहा था, सब बहुत खुश थे। मेरे पेरेंट्स उतने ही नॉर्मल थे जितने नॉर्मल तब थे जब मैंने 111 किलोमीटर फिनिश करके मैं घर आई थी। कोई बिहेवियर में कोई चेंज नहीं था। इनफैक्ट मेरे को अभी भी याद है, मेरे को पापा ने बोला था कि मैं बहुत खुश हूँ कि तूने 111 किलोमीटर से तू आगे बढ़ी। आई मीन तूने इससे पहले अपनी लाइफ में 111 किलोमीटर मैक्सिमम भागा था और तू अब 205 किलोमीटर भाग चुकी है। तो वो बहुत प्राउड थे। अबाउट लालजा के लोग, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश थे। पर मुझे नहीं पता मेरे को क्यों बुरा लग रहा था। मेरे को अभी भी मैं उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और हाँ, आई मीन जब भी कुछ भी लाइक अगर कोई भी मुझे कुछ भी बोलता है या कुछ भी, उस टाइम पे ऐसा होता था कि कुछ भी डांटता है या कुछ भी करता है, तो मैं कहीं ना अपने आप को वहीं पर कनेक्ट कर देती थी और मैं बोलती थी कि नहीं, आई एम नॉट वर्थ इट, मैं कर ही नहीं सकती हूँ, तभी मेरे साथ ऐसा होता है। मैं फिनिश ही नहीं कर सकती हूँ चीजें, मेरे को सब कुछ मिलता है तब भी मैं कर नहीं सकती हूँ। तो हाँ, वो सबसे ज्यादा वीक और लो मोमेंट था मेरी लाइफ का। ये भी सुनना, कम से कम आपके साथ क्रू थी, पेरेंट्स थे, सब कुछ कोई था, तो ये बहुत अच्छी बात है। 222 वाली रेस हो या चाहे जिंदगी की रेस हो, कभी ना कभी वो मोमेंट आता है जब कोई वीक पड़ता है, और हर किसी के साथ आता है। तो ये बहुत जरूरी होता है पर कि उस आपके समय पास आप रीजन नहीं होता है, आपके पास रीजन नहीं होता है। पूरी दुनिया मेरे से खुश थी, मेरे आसपास के जितने लोग मेरे पास थे मुझसे खुश थे। मुझे किसी ने नहीं बोला कि अरे तुझसे रेस कर। मैंने जिसको भी बताया दे वर लाइक प्राउड ऑफ मी, और हर कोई बहुत ज्यादा खुश था। बट मुझे नहीं पता उस टाइम पे मुझे क्या हो रहा था। मैं अपने आप को एकदम ऐसे, एक लूजर होता है ना जो लूजर चलता फिरता होता है, मैं अपने आप को चलता फिरता लूजर समझने लग गई थी। और 1 साल तक तो मैंने किसी कंपटीशन में गई नहीं, बिकॉज मैं ऐसी थी, मुझसे होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकती हूँ, मैं आपने बाल यूजलेस वाली हूँ। बात छेड़ी थी कि आपने बाल वाली बात छेड़ी थी किसी खास मकसद से, वो रह गई या हो? बाल हाँ, बोला आपने। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो हाँ, हर किसी हाँ। को पता है कि हर लड़की के लिए उसके बाल कितने इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हमें समाज में सिखाया जाता है कि एक लड़की की खूबसूरती उसके बालों में रहती है, and पता नहीं क्या क्या। जब अगस्त 2018 में मेरी रेस फिनिश नहीं हुई, और उसके बाद मैं 2000 मैं ऐसे घर में थी, और अचानक से मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ। मैं मेरे घर के मतलब 100 मीटर भी नहीं, एक प्रॉपर बार्बर होता है जो नाई बोलते हैं जिन्हें हम, वो बैठते हैं भैया, और मैं उनकी शॉप में चली गई और मैंने उनको बोला मेरे को आप मेरा मतलब मेरे को गंजा कर दो। और वो सहम गए। उन्होंने, मुझे अभी भी याद है, तो मेरे बाल मेरे को कर रहे थे तो मेरे सर पे कट्स थे, बिकॉज उनके हाथ कांप रहे थे। मेरे मतलब बाल अच्छे थे उस टाइम पे। और पता नहीं, आई मीन आई गेस वो उसी का एक मैं अपने आप को एक, मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं उस टाइम को। मैं अपने आप को पोर्ट्रे नहीं कर पा रही थी, मैं अपने आप को समझ नहीं पा रही थी। उस टाइम पे मुझे हर चीज ऐसा लग रहा था कि अरे ये क्यों है, ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करेंगे, मेरे को नहीं चाहिए ये, मेरे को नहीं करना है, मेरे को डांस नहीं करना है, मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मैं गंजी हो गई उस टाइम पे। मैं आ गई और मतलब कुछ भी नहीं, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता है। सबके सब शौक थे उस टाइम पे, बिकॉज अच्छे बाल थे, मुझे अच्छे लगते थे अपने बाल, ऐसे नहीं था कि मुझे परेशान करते थे, या मतलब पूरी जिंदगी में उनको संभालते आई थी। इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में, इतने बड़े बड़े एक्सपीडिशन में मैंने इतने अच्छे से संभाला, तो ऐसा भी नहीं था कि मुझे संभालने में कोई इशू था। तो हाँ, ये था। तो यही कभी ना कभी किसी जिंदगी की रेस में कभी कोई मोमेंट ऐसा आ जाता है कि ऐसा बच्चा जो कभी एक तिनके का भी भार धरती पे भी ना डालना चाहता हो, वो खुद अपने को इतनी खरौंच देता है कि कोई गंजा हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर एक्सेप्टेंस, क्रू और इतने सारे चारों तरफ के लोग नहीं होते तो हो सकता था कि कुछ और ज्यादा बुरा हो जाता है। तो उस समय बहुत जरूरत होती है कि अब समाज हमें किन नजरों से देखता है। 1 मिनट बचे उसमें, है ना? मैं तो एक चीज तो मैं हाँ बोलना चाहती, बोलो। नहीं, मैं बताना अक्सर ना हम्म, हमें लगता है कि हम्म, जो भी विदुदी के साथ हुआ, या जो भी इतने सारे हमारे एज के, जो भी जनरेशन के लोग कर रहे हैं, हर किसी को लगता है कि अरे ये वीक थे, या फिर समझ नहीं आता है कि क्या चल रहा था, या फिर पक्का इन्हें कोई ना कोई फैमिली से इशू रहे होंगे, या फिर पक्का इनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। जरूरी नहीं होता है। आई मीन आपके पास सब कुछ होता है, बट एक मोमेंट होता है आपकी लाइफ में व्हेन यू डोंट फील वर्थ एनीथिंग। आई गेस आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब
पिछले साल आई गेस, पिछले साल दिसंबर जनवरी के टाइम पे, 2020 तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा बेकार है, तो जनवरी के टाइम पे जब न्यू ईयर से लाइक 1-2 दिन पहले मैं मसूरी चली गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए। और ऑल तो मैंने घर में बता दिया था, बट काफी लेट हो गया था और उस टाइम पे वहां पे थोड़े से एक्सीडेंट्स हो रहे थे बिकॉज स्नोफॉल था और सब कुछ हो रहा था, और मैं घर आने में मुझे काफी टाइम लग गया, रास्ते में नेटवर्क नहीं थे तो मैं मम्मी से बात नहीं कर पाई। और मैं कभी इतनी रिस्पॉन्सिबल होती नहीं हूँ कि मैं मम्मी को बताऊं ना कि मैं अभी यहीं पर हूँ और मैं आ रही हूँ। मैं हमेशा एक मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ कि मम्मी मेरे को टाइम लग जाएगा, तो फिर उनको। और मैंने उस दिन कुछ ये भी नहीं करा। तो जब मैं घर आई तो मम्मी एकदम से बहुत ज्यादा चिल्ला गई मेरे पे। मम्मी ने कुछ ऐसी बातें कह दी थी उस टाइम पे जो मतलब आपको एकदम बुरा लग जाए टाइप। और मेरे को ऐसा लगा मेरी गलती क्या है। और उस टाइम पे ना आई गेस मैं थोड़ी सी अपसेट भी थी, बाकी सारी जो चीजें मेरे साथ चल रही थी मुझे मुझे नहीं पता। एंड मैंने लिटरली अपने आप को उस टाइम पे उस मोमेंट पे देखा था कि जब मेरे को ऐसा लगा था देयर इज नो पॉइंट ऑफ लिविंग, कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई थिंक तभी मैं इस सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाती हूँ और तभी मैं इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ, बिकॉज मैंने अपने आप को उस पॉइंट पे देखा था। उस पॉइंट पे देखा था जब मुझे लगा था कि अभी खत्म करते हैं सब कुछ और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बट लकीली लकीली उस टाइम पे मेरे को मेरे फादर ने एक नाइफ दिया है। स्विस मतलब जब हम डिकाथलॉन गए थे तो मैंने पापा के साथ एक नाइफ लिया था जो उन्होंने मुझे दिया है। तो जब भी मैं बाहर कहीं जाती हूँ ना, मैं हमेशा उसे कैरी करती हूँ, एज इफ अगर मेरे साथ कुछ होगा तो मैं उसे चला दूंगी, इतनी वो मेरे पास हमेशा रहता है। तो उस टाइम पे भी मेरे पास वही नाइफ था और मैं आई गेस अपने रूम में ही बैठी हुई थी, मम्मी गुस्सा कर रही थी और मम्मी दूसरे रूम में थी। और मैंने अपने आप को उस नाइफ को लेके ऐसे अपना हाथ पकड़ के ऐसे बैठे हुए देखा था। और अम, अचानक से एक बोलते हैं ना, एक मोमेंट होता है अचानक से। पर ना मोमेंट जैसे ही मैंने उस नाइफ को देखा तो मेरे को ना अचानक से अपने पेरेंट्स की शक्ल ऐसे एकदम दिखा। मैंने अपने पापा को और अपनी मम्मी को देखा एंड आई जस्ट सॉ देम लाफिंग एंड स्माइलिंग। और मेरे को ऐसा लगा मैं इतनी स्टूपिड नहीं हूँ, मैं इतनी स्टूपिड नहीं हूँ। और मैंने उस नाइफ को साइड में रख दिया और मैं सो गई, मैं रोते रोते सोने चली गई। और इस चीज से मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं है। मेरे को जो चाहिए होता है मेरे को मिलता है, मेरे को जो करना होता है मेरे को करने को मिलता है। अ, थोड़ी बहुत डांट हर किसी को पड़ती है, बट कभी कभी आप मेंटली आप पे कंट्रोल नहीं होता है, आप स्टेबल नहीं होते हो और स्टेप्स ले लिए जाते हैं। एंड बुरा इसी चीज का लगता है कि जो आजकल युवाओं के साथ हो रहा है उसे रोका जा सकता है, बट हम लोग इतने, हमारी सोसाइटी इतनी ज्यादा जजमेंट में बिजी है, फैमिली को जज करने में या फिर जिसने सुसाइड करा है उसको जज करने में या फिर सर्कमस्टांसेस को जज करने में, कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। हम कोशिश ही नहीं करते हैं कि ये आखिर हो क्यों रहा है, क्यों जिसके पास सब कुछ है एंड जो अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर रही है, जिसको जो चाहिए उसे मिल सकता था और जिसको जहां जाना था करना, वो जो जाना चाहती थी, जा सकती थी, करना चाहती थी वो कर सकती थी, वो क्यों ऐसे फील कर रही थी, वो चीज क्यों हुआ, उस चीज पे कोई ध्यान नहीं देगा। बट हाँ, हर किसी को ये जरूर जानना होगा कि क्या साइड में आपको सुसाइड नोट मिला जिसमें आप कुछ पढ़ सकते थे, जिसमें आपको कोई गॉसिप मिलता जिसके बारे में आप पूरे समाज में आप मजाक बना सकते थे, या क्या साइड में क्या कुछ घर में इश्यूज चल रहे थे जिसके बारे में हम पूरी फैमिली का मजाक कर सकते हैं। बट कोई उस जगह पे नहीं जाना चाहेगा जिस जगह पे जो एक विक्टिम होता है उस जगह पे होता है, और उस जगह को कोई समझना नहीं चाहेगा। तो आई गेस अभी मैं आप सब लोगों से बात कर रही हूँ, मैं मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा ऐसे एक हैप्पी फुल ऑफ लाइफ लड़की नहीं देखी है अभी तक, जो इतनी खुश रहती है, जो पूरे टाइम खुश रहती है। आई गेस एक बेकरी है मसूरी में जो मुझे बहुत पसंद है, और जब विदुदी आई थी तो हम लोग वहां गए थे। तो वहां पर एक केक मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो वो मैंने बोला था दी को कि दी खाना है। अभी मैं और दोस्तों को भी ले जाती हूँ तो बोलते हैं हाँ ठीक है ज्योत्सना, अच्छा है, खा लेंगे, ठीक है। मैंने आज तक उतना खुश उस केक को खाते हुए अपने आप को भी नहीं देखा था जितना मैंने उनको देखा था। और अभी भी मैं आपको कहूंगी, जब लैंड और बेकरी का नाम याद आता है मुझे या फिर मेरा कुछ मीठा खाने का मन होता है ना, तो मेरे को उनकी वो हंसी वाली चेहरा याद आता है कि वो कितनी खुश थी, वो कितनी ज्यादा
इंजॉय कर रही थी। एक पेस्ट्री को कोई बच्चा इतना ज्यादा इंजॉय कैसे कर सकता है, मेरे को अभी तक मेरे को विश्वास नहीं होता है। तो जब उनके जैसे बच्चे, जब उनके जैसे काबिल, होनहार, खुश, मैं कहूंगी इंडिपेंडेंट बच्चा जब ऐसा कोई स्टेप लेता है, तो आई गेस सोसाइटी को पॉइंट आउट करने से ज्यादा, स्टोरी जानने से ज्यादा, कैसे सुसाइड करा था जानने से ज्यादा, डेथ नोट में क्या क्या लिखा है से ज्यादा, पेरेंट्स को परेशान करना मैसेज कर करके कि अरे ऐसा क्या हुआ था आप बताओ हमें, ये करने से ज्यादा आगे की जनरेशन पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बच्चे हमारे आसपास हर जगह है। अगर आप मतलब मैं कहूंगी कि मैं, मेरा कोई बच्चा नहीं है, कुछ नहीं है, बट मेरे बहन है, मेरे भाई हैं, और हम हर किसी को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि ऐसा कोई स्टेप क्यों ले रहा है, रादर देन खरोचने के और चीजों को बुरा फील कराने के। तो हाँ, ये मैं कहना चाहती थी, एंड आई जस्ट होप कि ये सेंस बनाता है। थैंक गॉड कि आपको वो चाकू आपके पापा ने दिया था। उसको सोच के ही डर लग गया कि आपने ऐसा कुछ सोच के कभी चाकू निकाला। और अभी तो कोई बहुतों के साथ ये जो मोमेंट्स आए होंगे, जनरली ये मोमेंट्स हर किसी के साथ आते हैं, लेकिन ये क्रॉस हो जाते हैं। इतना मनोबल अक्सर कम से कम उसके पास तो जरूरी होता है जिसके सोशल कंसर्न्स बहुत बड़े हैं, जो समाज को सर्व करना चाहता है, जिस बचपन से परवरिश ऐसी हुई होती है आपकी। तो कोरोना ने जो पूरी एक डॉक्टर्स के लिए तो कुछ ज्यादा ही कर दिया है, लेकिन अदरवाइज भी कोरोना ने जो एक पूरा का पूरा एक माहौल डिप्रेशन का सा बनाया हुआ है, जिसकी वजह से वो जो मोमेंट टल सकता था वो नहीं टल पा रहा है। या एक दूसरे के लिए शायद हमारा सपोर्ट सिस्टम भी, कम्युनिटी लाइफ इधर वीक हुई है तो सपोर्ट सिस्टम भी इतना नहीं रहता, लोग इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स में बिजी रहते हैं तो शायद ध्यान भी नहीं दे पाते होंगे। आपके लिए कोरोना कोरोना ने कोई आपकी लाइफ को किसी तरीके से अफेक्ट किया? मतलब यूथ से जोड़ के आप कोरोना को देख पाएंगी कुछ? मैं आपको ये बोलूंगी कि मैं कोरोना से इसलिए बोलूंगी मैं अफेक्टेड नहीं हूँ ज्यादा, बिकॉज मैं पूरे टाइम अपनी फैमिली के साथ थी। मैं पूरे जी। टाइम सराउंडेड थी अपने पेरेंट्स के साथ। मैं पूरे टाइम अगर मुझे कुछ भी इशू हो रहा था, मैं कमरे में बोर होती हो रही हूँ, तो मैं मम्मी को छेड़ने चली जाऊंगी किचन में। मैं अपनी बहन को छेड़ने चली जाऊंगी, मैं भाई से बात करने लग जाऊंगी। बट मैं नहीं फील कर सकती उन लोगों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे थे, खासकर डॉक्टर्स के लिए। आपने एकदम सही बोला, जो डॉक्टर्स थे उस टाइम पे, जो अकेले हैं और जिनके पास कुछ भी कुछ शेयर करने को नहीं है, बहुत सारी चीजें अंदर चल रही हैं। बिकॉज सिर्फ एक इंसिडेंट तो होता नहीं है ना, रोज हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ हो रहा है, उसके बाद आप घर आ रहे हो, उसके बाद आप घर का ध्यान देना है, आप घर आ रहे हो, खाली कमरे के अंदर आप आ रहे हो। अगर आपके साथ कोई है भी तो वो सेम ही प्रोफेशन का है, और आप लोग बात भी नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आप इतने थक गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा लाइफ में क्या चल रहा है। और उस टाइम पे इंसान बहुत ज्यादा अकेला फील करता है। तो मैं आई गेस उस चीज को मैं समझ तो नहीं पाऊंगी, और मैं नहीं कहूंगी कि मेरी लाइफ को किसी भी वजह से इफेक्ट करा, रादर देन इसके कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे अच्छे से, और मैं बाहर नहीं जा पा रही थी दौड़ने के। पर आई गेस कोरोना टाइम में आपके 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 साथ आपकी फैमिली होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। क्योंकि अगर वो साथ में नहीं है तो आपका माइंड बहुत ही ज्यादा एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, मैं कहना चाहूंगी। एक चीज पे मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जो हमारे समझना भी चाहते थे हमें कि युवा कैसे सोचते हैं, तो अभी ज्योत्सना से एक वाक्य मुझे सुनाई पड़ा कि ये बोल रही थी 222 किलोमीटर की अपने एक्सपीरियंस बताते हुए, कोई एक्सपीरियंस बताते हुए अचानक इन्होंने बोला कि मुझे अपना वाक्य कानों में सुनाई पड़ा। हमें तो कितना मेडिटेशन करने के बाद भी हम अपने अंदर के दृष्टा और भोक्ता को, यानी जो सीयर है और जो जी रहा है, उसको अलग नहीं कर पाते। बस इसने कितने नेचुरल वे में कहा कि मुझे अपना वाक्य सुनाई पड़ा। उनका कहना था पेरेंट्स ऐसे कह रहे थे, क्रू सपोर्ट कर रही थी, एवरीवन इज सपोर्टिंग, बट मुझे अपना वाक्य सुनाई पड़ा। विदु की सरदार पटेल की फ्रेंड हमारे घर आई थी, अरण्या और उन्नति, तो उन्नति ने मुझसे, दोनों एक ही बात कर रहे थे वैसे, उन्नति ने मुझे कहा कि जिस भाषा में हम अपने आप से बात करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके की बहुत चीजें मुझे युवा लोगों से समझने के लिए मिली। और जब आगे आगे सबसे बात करती रही, इस समय बहुत लोगों के बहुत बुरे हाल है, मतलब 3-4 लोगों का तो मैंने एकदम ऐसे सुना है। पर वो जो अपने आप से बात कर रहे हैं, और अपने आप से बात करने की इस कोरोना में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी, और अपने आप से हम जो बात करते हैं, वो जो पूरा का पूरा ये सोशल एटमोस्फियर है, उस सोशल एटमोस्फियर से वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो मुझे लगता है कि
उसको तो बेहतर बनाने में, उसको इक्वलिटी की तरफ ले जाने में बहुत जरूरी होता है। जो ऐसे बच्चे हैं कि एक सलवट कहीं डालना नहीं चाहते हैं, जिनकी पूरी जिंदगी ऐसी रही, जब इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हम बता ही नहीं पा रहे हैं, कोरोना में तो बहुत हो रहा है कि कोई कंक्रीट होता तो हम बता देते, लेकिन हमारे पास कुछ बताने के लिए नहीं है, इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं। तो ये मतलब इन्हीं से मुझे लगता है कोई रास्ते निकलेंगे, क्योंकि हम एक ब्रिज भी नहीं बन पा रहे हैं कि यूथ के और उसके बीच में। कि आमिर खान की बेटी भी अक्सर कहती है कि मुझे रोने का मन करता रहता है, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिंग है, पर मेरी प्रॉब्लम ये है कि वो कंक्रीट कुछ नहीं है, तो मैं क्या बोलूं। हाँ, हम स्ट्रगलिंग जो इस फील्ड से निकले बच्चे वो ओवरकम जरूर कर जाते हैं। अगर कोरोना का इस तरीके का बहुत बड़ा वो ना होता तो ओवरकम लोग कर जाते हैं, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम उनको आ रही है कि हमें एग्जैक्ट हमारे पास भाषा नहीं है। तो उसमें तो कई बार सिर्फ आंच के लिए हथेली की ओट चाहिए होती है, थोड़ा सा दिए की जो बाती होती है उसको हम तेल में तर करके रखें और छोड़ दें उसे किसी भी ओपिनियन, किसी भी जजमेंट से, कि जहां वो जाना चाहता है, जब रास्ता मिलता जाएगा तो धीरे धीरे समझ में आएगा हमारे अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, पूरी बुक में ही मैं लिखना चाहती हूँ कि हम इसलिए नहीं बता पाते क्योंकि हमारे इक्वलिटी वगैरह के जो विदु के नोट से ही मुझे पता चला, इक्वलिटी वगैरह के जो हमारे फॉल्स नोशन है। तो हमें तो पता है सोसाइटी में सब कुछ ठीक दिया हुआ है, लेकिन रोज हम टकरा रहे हैं किसी चीज से, तो वो चीजें काफी ज्यादा डेंट मारती हैं। फिर कोरोना के माहौल से निकल के फिर से थोड़ा सा पहाड़ों की तरफ और जंगलों में इनके साथ दौड़ने में हमें भी मजा आ रहा है। कम से कम बैठे बैठे तो दिखते हैं, बाकी तो नहीं है, नहीं होती सबके अंदर इतना स्टेमिना। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जो आपने अल्ट्रा मैराथन चुना, ये तो मेरे ख्याल से एशियाड और ओलंपिक में भी ऐसा कोई इवेंट नहीं होता, इसमें एनर्जी और सारी चीजें भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, फाइनेंशियल भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और उस तरीके से जितनी फेम बहुत कम करके और सारे इवेंट्स में मिल जाती है, वो इस तरीके से इसमें नहीं मिलती। तो इस पर्टिकुलरली अल्ट्रा मैराथन को चुनने के पीछे आपके कोई खास प्रेरणा क्या रही, और आगे आपके क्या प्लान है इसको लेके? मैं जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरे लिए रनिंग कंपटीशन नहीं है, मेरे लिए रनिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें मेरे को जीतना है सबसे और मेरे को आगे जाना है। मैं अभी भी अपने साथ अगर किसी को भी अगर मैं दौड़ते हुए देखती हूँ, किसी लड़की को अगर मैं स्पेशली दौड़ते हुए देखती हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बहुत खुशी मिलती है अंदर से कि हमारे कंट्री में लड़कियां बाहर निकल के दौड़ रही है। अल्ट्रा रनिंग मैंने कभी सोचा नहीं था मैं करूंगी, ना ही कभी मेरे को मेरे पापा ने बोला था कि अरे नहीं तुम्हें ये नहीं करना है या तुम्हें वो करना है। अल्ट्रा रनिंग मेरे साथ हुआ, मैंने सोचा नहीं था, इट वाज़न्ट प्लान्ड। मेरे को मिला मोटिव, मेरे को ऐसे एक रेस मिली जिसमें इतना भागना था, फिर वो रेस मिली जिसमें उतना भागना था, और मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि ये मुझे खुश करता है। ये ऐसा मैंने आपको बोला, जैसे कि मैंने आपको बोला, जब 222 किलोमीटर के लिए मुझे दोबारा से जाना था तो मेरे को मेरे पापा ने मना करा था, मेरे को मेरे रेस डायरेक्टर ने बोला था कि अभी थोड़ा सा टाइम है, थोड़ी सी और ट्रेनिंग करते हैं। पर मैं इसलिए नहीं भागती हूँ क्योंकि मुझे कोई रिकॉर्ड बनाना है, या मेरे को किसी से फर्स्ट आना है, या मेरे को जीतना है, या मेरे को कुछ भी करना है। मैं इसलिए भागती हूँ क्योंकि मेरे को भागने के बाद ना पिक्चर ऐसे क्लियर हो जाती है चीजों की। मैं कभी भी जब भाग रही होती हूँ तो मुझे बोलना पसंद नहीं है ज्यादा, मैं बात नहीं करती हूँ ज्यादा किसी से, या फिर मैं अपने गाने सुनती रहती हूँ। मेरे को अच्छा नहीं लगता कोई मेरे साइड में दौड़ रहा हो एकदम, मेरे को अच्छा लगता है कोई या तो मेरे से आगे दौड़े या तो मेरे से पीछे दौड़े। मेरे लिए रनिंग मेडिटेशन है, मेरे लिए रनिंग एक कंपटीशन नहीं है। और अल्ट्रा रनिंग से ज्यादा बड़ा मेडिटेशन कोई मिल नहीं सकता है, मुझे ऐसा लगता है। इतना टाइम मैं अकेले में स्पेंड कर सकती हूँ, इतनी सारी क्वेश्चंस के मुझे आंसर्स मिल जाते हैं। तो हाँ, आई मीन अभी आगे के प्लान्स तो पता नहीं है मुझे, आगे अभी कोरोना वायरस और ये सब चल रहा है, बट जो भी होता है आगे, आई मीन ऐसा कुछ नहीं कि मैंने बोले कि मैं कभी 42 किलोमीटर की मैराथन नहीं भागूंगी। मेरे को भागना है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि मैं फर्स्ट आ रही हूँ, सेकंड आ रही हूँ, थर्ड आ रही हूँ, बहुत बुरा टाइमिंग है। आई गेस मुझे पापा ने बचपन से ये चीज सिखाई है, जो काम शुरू करा है उसे खत्म करना है। तो हाँ, बस फिनिश लाइन तक पहुंचना है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये तो आपने इतनी अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया। पहले मैंने सोचा था तुम्हारी वजह से मुझे भी बहुत अल्ट्रा और बहुत कुछ पढ़ना पड़ा, तुम भी थोड़ी कविता पढ़ो,
लेकिन तुमने इतना पोएटिक वो में इसको डिफाइन किया है कि मुझे लगता नहीं कि तुम्हें कविता को समझने में कोई भी दिक्कत आई होगी। आप अपने आप को बोलती हैं कि आप एडवेंचर स्पोर्ट्स इंथुजियास्टिक हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा कौन कौन से स्पोर्ट्स आपने खेले हैं और उसके बारे में थोड़ा सा, या आगे क्या करने वाली हैं इनमें, मतलब क्या क्या कर लिया है, एक सेकंड, और किस किस का क्या क्या करने का प्लान है, जो करने का प्लान है उसको वो बताने के लिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, क्योंकि मुझे लगता है आपकी इतनी प्लानिंग होगी कि 2 घंटे इंटरव्यू चल जाए शायद। नहीं, मैं आपको बस एक चीज बोलना चाहूंगी। अभी जो इस साल में रहा है, जो भी चीजें रही हैं या जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ मुझे देखने को, मतलब जो मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था, मेरे संग ऐसी ऐसी चीजें हो चुकी है, मैंने ऐसी ऐसी चीजें देख ली है। आई गेस मैं वो ज्योत्सना तो रही नहीं हूँ जो पूरा साल भर का प्लान बना के घूमती थी। मेरे को बस अब इतना पता है कि मेरे को आज को एंजॉय करना है, आज खुश रहना है और आज अच्छे से जीना है, बिकॉज नहीं पता अभी क्या होने वाला है। तो प्लानिंग तो अब कुछ भी नहीं है, प्लानिंग अब कुछ भी, हाँ एक दो बड़े इवेंट हैं जिनके बारे में बताती हूँ। बट जब मैं अपने आपको एडवेंचर एंथुसियास्ट कहती हूँ, तो मेरी एडवेंचर की जर्नी शुरू हुई थी जब मैंने माउंटेनियरिंग करना शुरू करा था। मैं 14 साल की थी, मैं नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी गई थी एक कोर्स करने के लिए। नाउ मेरी माउंट करा मैंने बहुत कुछ है, क्योंकि मैं आवारा हूँ, मैं अपने आप को बहुत ओपनली कहती हूँ कि मैं एक आवारा लड़की हूँ। पर शुरू इसलिए करा था, एक बहुत ही फनी रीजन है, मैं आपको बताऊंगी। मैं बहुत ही ज्यादा प्रो क्लीन और एकदम अपने में रहने, मतलब इतनी सफाई और अपना रूम और अपना टॉयलेट, उस टाइप की लड़कियों में से आती थी। तो जब मैं रनिंग करने के लिए भी पापा के साथ बाहर जाती थी और 2-2 घंटे 3-3 घंटे हम लोग दौड़ रहे हैं, तो कभी अगर मुझे वॉशरूम जाना होता था बीच रास्ते में, तो मैं कभी जंगल में नहीं जाती थी। या कभी पापा अगर बोल देंगे कोई वैसे टॉयलेट्स होते हैं उनको यूज कर लो, तो मैं कभी नहीं करती थी। या तो मेरे को घर वापस आना होता था दौड़ते हुए आधे रास्ते से, या तो मैं मम्मी को फोन करके बोलती थी कि आप आ जाओ मुझे लेने के लिए। तो वहां से पापा ने बोला ऐसे तो काम चलेगा नहीं बेटा, तो उन्होंने मेरे को माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए भेजा, जहां पर मेरे को सारी चीजें सिखाई गई, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना सिखाया गया। और जब मैंने एक बार वो करना शुरू कर दिया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जब आप कुछ करते हैं, मतलब आपको अच्छी सी, जब आप अंदर से फील गुड वाली ऐसी फीलिंग आती है ना, तो वो आई। उसके बाद मैंने माउंटेनियरिंग के तीनों कोर्सेज करे। मैं अभी एक सर्टिफाइड स्कीयर हूँ, मैं एक सर्टिफाइड पैराग्लाइडर हूँ। मैं माउंटेनियरिंग बोल रही हूँ, मैं क्या बोलते हैं आपको, मैं हॉर्स राइडिंग करती हूँ। मैं अभी रिसेंटली उसके लिए अभी कयाकिंग के कोर्स के लिए गई थी, बट वहां पे थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, फोकस था नहीं चीजों पे अच्छे से, तो मैं वापस आ गई थी। बिकॉज अभी मेरे को समझ में आ चुका है कि मेंटल ब्रेक और अपने आप को एक टाइम देना थोड़ी चीजों के लिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं उससे वापस आ गई हूँ। मैं एक कथक डांसर हूँ। एंड जब मैं कथक डांस के बारे में बात करती हूँ, आई गेस अक्टूबर में मैंने सोच लिया था कि अब मुझे नाचना नहीं है, बिकॉज अगर मैं ना अगर आज इतना आपको बोलते हुए दिख रही हूँ और मैं इतने अच्छे से आपको मतलब सब कुछ समझा रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि मैं कथक डांसर हूँ, तो मैं आपको इस चीज के बारे में जरूर बताना चाहूंगी कि ये सारी चीजें मेरे को विदु दी ने दी है। मैं जब छोटी सी थी तो मैं उनके घर जाती थी और विदु दी हमेशा मुझे बुक्स में दिखती थी, कोई ना कोई बुक पढ़ रही होती थी और हमेशा मुझे भी सिखाया करती थी कि ऐसे पढ़ना है और ये करना है और वो करना है। और वो बोलने में इतनी अच्छी थी, इतनी स्वीट वॉइस थी उनकी कि आपको सुनना अच्छा लगता था। वो तो मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे को इनकी तरह बनना है और मेरे को इनकी तरह कॉन्फिडेंटली बात करनी है। कथक डांस के बारे में पहली बार जब मैंने कथक देखा था अपनी लाइफ में, तो मैंने उनको नाचते हुए देखा था। अभी तक वो तिहाई मुझे याद है जो उन्होंने करी थी, और वो अभी भी जब भी मुझे कोई परफॉर्म करने को बोल देता है एकदम से, तो मैं हमेशा उसी में नाचती हूँ। तो मेरी लाइफ ना बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग लोगों से सराउंडेड थी। तो विदु दी उनमें से बहुत ही ज्यादा स्पेशल मैं कहूंगी। आई मीन मेरा बचपन, अगर मैं अपने बचपन को डिफाइन करना चाहती हूँ, तो मैं उनका नाम लिए बिना तो बचपन कुछ है ही नहीं मेरा। तो हाँ, मैं मतलब कथक डांसर हूँ, मैं सब कुछ मेरे को जो जो अच्छे लगते हैं मैं हर चीज करती हूँ। जो मेरे प्लान्स हैं, अभी मैं होप कर रही हूँ कि सिचुएशन थोड़ी अच्छी हो जाए, तो एक नवंबर में, नेक्स्ट साल नवंबर में मेरी एक रेस होगी, उसको इको चैलेंज कहते हैं। वो वर्ल्ड की सबसे डिफिकल्ट एडवेंचर रेस में आती है।
और अभी तक मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ, 4 लोगों की टीम होगी और मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। दूसरी चीज मैं इंतजार कर रही हूँ कि अगस्त तक सारी चीजें सही हो जाए ताकि मैं लाल ट्रैक दोबारा से फिनिश कर पाऊँ। नॉट बिकॉज मेरे को अपना मतलब हाँ मेरे को एक बार जो नहीं फिनिश करा उस चीज को फिनिश करना है। ऑल्सो बिकॉज हम लोगों ने जब मैं लास्ट ईयर विदुदी से मिली थी तो हम लोगों ने प्लान करा था कि एक ना आपका जो जो आपका क्रू होता है उसमें आपके पास अलग अलग लोग होते हैं जो आपको पेस करता है, कुछ आपके खाने का ध्यान रखते हैं, क्योंकि आप उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकते, आप मेंटली आप जगह में नहीं होते, आप मेंटली सो रहे होते या कुछ कर रहे होते, आपको पता नहीं होता। आप 20 घंटे 22 घंटे भाग रहे हैं, 42 आवर्स भाग रहे हैं, तो आप सेंसेस में नहीं होते हैं। जब मैंने विदुदी को इन सारी चीजों के बारे में बताया था तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं डॉक्टर बन के तेरे को क्रू करने आऊंगी। तो मैं बहुत खुश थी, मैं एकदम टेंशन फ्री थी, कहा था कि इस बार मेरे को एक क्रू में मेरी एक डॉक्टर मिल चुकी है और मैं उसको ट्रस्ट करती हूँ, बस अभी मेरा क्रू पूरा है। तो विदुदी को वो प्रॉमिस करा है, वो उनको मैंने, क्योंकि मैंने आई गेस मैंने अपने किसी फ्रेंड से जो भी 222 में हुआ तो किसी फ्रेंड से इतनी डीपली इस चीज के बारे में बात नहीं करी थी सिवाय एक दो को छोड़ के, जितनी मैंने विदुदी से उस दिन पे बात करी थी कि वो क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा समझ जाती थी इंसान को, तो मेरा चेहरा देख के पूछ रही थी कि क्या है। जब मैंने उनको 222 के बारे में बात की तो उन्होंने बोला बता बता मुझे। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे प्रॉमिस कर कि जब भी अभी होएगा और हम जाएंगे और हम फिनिश करके आएंगे, तो उनको बोला है तो एक वो फिनिश करना है बस। बहुत अच्छा जो आपका प्लान है कि आप वो जीतना चाहती हैं जिस इवेंट में, तो उसमें हम सभी की, दर्शकों की भी और हम सब की आपके लिए शुभकामनाएं हैं। और मैं तो चाहूंगी कि आप दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी चीज में कामयाबी हासिल करें या ना भी करें, जैसी हैं वैसी बना रहें। Exactly. अगर मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आप दुनिया मतलब कामयाबी और ज्यादा हासिल करती हैं या नहीं करती, बट मेरे मन में बहुत खुशी होगी जब मुझे पता चलेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी भी कोई हासिल करने के बाद ज्योत्सना ये कहती भी मिलेगी फिर से, जैसे आज कहा कि पहाड़ों में कोई लड़की होगी जिसको ये मौका नहीं मिला होगा लेकिन उसके अंदर मेरे से ज्यादा एनर्जी होगी। ये समझने की जो मैच्योरिटी हमारे यूथ में है ना, इसको मैं सचमुच सलाम करती हूँ। ज्योत्सना ने कहा कि वो जो आज कर पा रही है विदु दीदी की वजह से, तो एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि हम यहाँ अगर आपको बोलते हुए दिख रहे हैं तो सिर्फ आप लोग की वजह से। केएमसी वाले विदु को एक सेकंड के लिए भी कुछ कहने नहीं देते हैं कि उसने हमारी जान बचाई, उसने हमारे साथ ये किया, उसने हमारे साथ ये किया, तुम उसे कमजोर मत कहो। सैन जोसेफ और सरदार पटेल वाले कहते हैं कि तुम अपने आप को कमजोर मत कहो। जो और विदु के एज के रिलेटिव्स वगैरह हैं वो उनके वो कहते हैं हमने बचपन से विदु हमारे बच्चे की आइडियल रही है, हम चाहते हैं अभी भी रहे। तो अगर तो कहने का मतलब है हमारे लिए आप लोगों ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा ना, इस हमें कमजोर बोलने दे रहे हो ना उनको, कुछ भी रास्ता नहीं छोड़ा, जिससे कहते हैं कि एक युवा एनर्जी ने ऐसे लाके खड़ा कर दिया कि अगर इतना ही जरूरी हो रहा है कि हमारे बीच में बात नहीं हो पा रही है तो करके देखते हैं, एक दूसरे को समझ के देखते हैं। अब मुझे एक बार रजनी भाभी आपसे पूछना चाहती हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये सवाल कभी परेशान करता है क्या? मैं इसके साथ एक चीज और कनेक्ट कर देती हूँ कि ये सवाल का जवाब देते हुए आप ये भी बता दीजिए कि जो आपकी इतनी चैलेंजिंग जर्नी रही है इसमें आपके लड़की होने ने, ये क्वेश्चन पूछना भी अजीब सा लग रहा है आपके कॉन्फिडेंस को देख के, क्योंकि ये तो बहुत मतलब लड़की क्या मतलब एकदम जिसे कहते हैं आपने पूरी बॉडी की अपनी ब्यूटी को इस तरीके से हार्वेस्ट कर दिया है कि आज एक टूल है, मतलब बॉडी और माइंड को हम ऐसा टूल बना सकते हैं कि हम समाज के नॉर्म्स को हमारे लिए बदलना पड़े। इस जर्नी में लड़की होने ने कोई आपको सपोर्ट किया या कोई आपको उसकी वजह से निगेटिव इन्वायरमेंट फेस करना पड़ा क्या? मुझे भी ऐसा लगता है कि इस जनरेशन में मैं इस बारे में बात करूं कि लड़का हो और लड़की हो तो हर किसी को वियर्ड लगता है, बट आई गेस जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक प्रिविलेज लाइफ जी रही हूँ, एक बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज सोसाइटी में हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर स्ट्रगल्स नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज मैं इतनी प्रिविलेज सोसाइटी में पैदा हुई हूँ या फिर इतने मेरे पेरेंट्स इतने ज्यादा सपोर्टिव हैं तो मुझे कुछ फेस, हाँ मेरे को घर में आज तक कभी कुछ फेस नहीं करना पड़ा है। मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे मतलब मैं आपको बताऊंगी 5th क्लास तक तो मुझे समझ भी नहीं आता था कि लड़का लड़की में कुछ कोई डिफरेंस होता है या कुछ होता है।
एंड जब मेरा भाई पैदा हुआ एंड सारे जो बाहर के रिलेटिव्स होते हैं, जो गांव के रिलेटिव्स होते हैं, उन्होंने पापा को फोन करके ऐसे बोला कि अरे अब आपका लड़का हो चुका है, कुछ ऐसे करके। और मेरे पापा इतना गुस्सा हुए थे उस बात पे, या मेरी मम्मी इतना गुस्सा हुई थी उस बात पे। तो तब मेरे को जाके समझ में आया कि अरे अच्छा, ऐसा लड़का लड़की का भी कुछ होता है। उसके बाद से मेरे को चीजें समझ में आने लगी। ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे को आज तक किसी ने मतलब परेशान नहीं करा है। जब मेरे पापा मेरे साथ दौड़ रहे होते तब तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि एक हमारे सोसाइटी का नजरिया है कि जब तक कोई लड़की कोई किसी एक मैन के अंडर है, मतलब एक वाइफ अपने हस्बैंड के अंडर है, एक बहन अपने भाई के साथ है, या फिर कभी भी आप किसी लड़के से, या फिर एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है तो उसे कोई छेड़ेगा नहीं। कोई लड़की अगर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है या फिर कुछ भी ऐसा, तो हमारी एक सोसाइटी में एक छोटी सी चीज है, अगर आप किसी लड़के के साथ हो तो आपको परेशान नहीं करता है। पर जब मेरे पापा की पोस्टिंग यहाँ से बाहर हुई तो मैं अपने घर से सिर्फ 200 मीटर ही आगे भागने गई थी, सिर्फ 200 मीटर, आप इमेजिन करिए। और मैं अपना गाने सुनते हुए चलती जा रही हूँ और मेरे को कुछ पता नहीं है, और पीछे से मेरे को हिप में इतनी जोर की मार के जाता है। और मुझ जैसी स्ट्रांग लड़की, जब आप कहते हैं ना स्ट्रांग लड़की, तो मैं आपको बताना चाहूंगी ऐसा कुछ कुछ कोई स्ट्रांग नहीं होता है। जब किसी के साथ कोई घटना होती है तो वो उतना ही वनरेबल होता है जितना कोई और हो सकता है। मुझे ऐसा लगता था अगर मेरे साथ कोई ऐसी हरकत करेगा तो मैं पलट के ये कर दूंगी, पलट के वो कर दूंगी। पहली चीज, मुझे मौका ही नहीं मिला क्योंकि वो गाड़ी इतनी तेज थी, वो इतनी जल्दी से चली गई। दूसरी चीज, मैंने सिर्फ वहां पर रोया और मैंने अपने पापा को फोन करा कि पापा मुझे नहीं दौड़ना है। हमेशा ऐसे ही होता है, जब आप नहीं रहते हो तो मेरे को इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि मैं कौन से रूट पे जा रही हूँ, मैं अकेले जा रही हूँ, मैंने अपने हाथ में कुछ स्टिक रखा है या नहीं रखा है, या फिर मैंने शॉर्ट्स पहने ढंग से पहने या नहीं पहने हैं। दूसरी चीज, जब मैं अपनी 111 किलोमीटर की प्रैक्टिस कर रही थी तो वहां पर एक आर्मी वाले ने, एक सोल्जर ने उस टाइम पे मेरे को असॉल्ट करने की कोशिश करी थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं फेस नहीं करती हूँ और मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। हर रोज हम लोग, मेरी एक आदत है, मेरे को टांगों में ठंड नहीं लगता है, तो मैं अभी बर्फ भी पड़ रही होगी, आप मेरे को शॉर्ट्स में घूमते हुए देखेंगे। तो जिस तरीके से सोसाइटी आपको देखती है, जिस जिस मैं बाकी टच करना, फिजिकल टच करना, फिजिकली असॉल्ट करना या फिर रेप होना, आप पे एसिड फेंकना, उन सारी चीजों के बारे में तो मैं बात ही नहीं करती हूँ। एक नजर होती है ना, एक मैं उन लोगों में से जो नजर से इंसान को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं नजर से मतलब मेरे को समझ में आ जाता है कि इंसान मतलब कैसा है। तो एक नजर जब मेरे को देखती है और मेरे को अच्छा नहीं लगता है तो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ही ज्यादा। सोसाइटी इन्हीं लोगों से बनी हुई है, हम कर नहीं सकते, हम चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ ऐसा है। और कई बार मेरे को ऐसा लगता है, सच में मेरे को ऐसा लगता है कि मैं किसके लिए कर रही हूँ ये सारी चीजें। मैं क्या क्या एग्जाम्पल में क्या सेट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी इतना डर जाती है रात को। अगर मेरे को सुबह 4 बजे उठ के रनिंग करने जाना होता है तो मम्मी डरी हुई रहती है जब तक उजाला नहीं हो जाता है कि नहीं तब तक नहीं जाना है, बिकॉज तुम्हें नहीं पता रास्ते में कौन तुम्हें छेड़ के चला जाएगा या तुम्हारे साथ कुछ गलत करके चला जाएगा। तो हाँ, मतलब इश्यूज हैं, इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। तो इसका क्या करते हैं? सिक्योरिटी का जो इश्यू है, तो जैसे कि समाज बाकी चीजों में नहीं सोचता है कि क्या चीजें युवाओं को, क्या लड़कियों को, क्या चीज है जो दिमाग में उनके दबाव दे रही है कि हम इन्वायरमेंट से जो हैवीनेस है उसको कम करें। उसके बारे में तो नहीं ही सोचा जाता है। बट मैं देखती हूँ कि जब भी कोई घटना घटती है तो ये नहीं देखा जाता है कि समाज में कैसे हम लड़कियों की सुरक्षा को, सिक्योरिटी को बढ़ाएं। तो ये जो लड़कियों के लिए इनसिक्योरिटी है बाहर, क्योंकि आप जो मजबूत हो वो तो आपको पता है ना, बाहर से तो देखने में तुम और दूसरी लड़की एक जैसी लगेगी। इस वजह से जो इनसिक्योरिटीज हैं घर से बाहर, उसके वो आपके काम में बाधा बनता होगा ना, कि कैसे आप उसको क्रॉस करती हैं। मेरे को भी ऐसा लगता है, मैं ना बहुत ज्यादा वो हो चुकी हूँ। अब आप समझ रहे हो, मतलब मैंने अपने आप को एक समझा दिया कि जिसना मतलब जब भी मैं बाहर जाती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ, मैं आपको बताऊंगी। मैं अगर कहीं ट्रिप पे भी जैसे बाहर जा रही हूँ, मैं यूजली अकेले ट्रैवल करती हूँ। मैं कहीं भी जाऊँ तो अब मैंने एक फैक्ट से अपने आप को मैंने अंदर अपने डाल दिया है कि मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, मेरी गलती कुछ नहीं होगी और मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब मैं निकलती भी हूँ घर से, या मम्मी अगर मुझे कुछ बोलेगी कि भी अच्छे से रहना या कुछ भी रहना, तो मैं बहुत ब्लंटली मम्मी को कह देती हूँ कि आपको पता है मेरे साथ ये हो सकता है, मेरे साथ ये हो सकता है, मेरे साथ ये हो सकता है, आप रहना। बिकॉज
आप मेरे को चेंज कर सकते हो या फिर आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, पर उन सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते हो। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे ये हेल्प बहुत ज्यादा करता है कि मैंने अपने आप को ना एक चीज समझा दी है कि ज्योत्सना कभी भी कुछ भी हो सकता है, एंड मेरे को प्रिपेयर रहना पड़ेगा, बिकॉज मैंने बहुत कुछ टाइम तक मैं बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड थी, कुछ भी न्यूज आई थी बहुत ज्यादा मैं इरिटेट हो जाती थी। बट लॉकडाउन से पहले जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ और मुझे लॉकडाउन पूरा मिला सोचने के लिए, उस टाइम ऐसे हो गई थी कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है और मेरे को बस अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना है, बिकॉज जब जब वो मेरे साथ होएगा वो तो गलत होगा, अगर उस होने के बाद में बच जाऊं तो उसके बाद मेरे को अपने आप को अंदर जो मैं हूँ उसको कैसे बचा के रखना है। तो आई अरे गेस वाह, वो चीज मेरे को हेल्प करती है, वो चीज मेरे को बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आपका जो मेडिटेटिव पूरी वो रही है इवेंट्स में शेयरिंग, उसने आपको अंदर से बहुत मैच्योर और बहुत स्ट्रांग बना दिया। आपसे सबको सीखना चाहिए, ये जो आप बोल रही हैं ये सचमुच बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करने वाली बात है। तो अगर समाज और देश में कौन सी चीज ऐसी है जो आपको बहुत ज्यादा बेचैन करती हो, कोई एक चीज अगर आपको चुननी हो कि ये देश और समाज से बदल जाए, तो वो कौन सी चीज हो जिसको तत्काल अभी इसी समय बदलने की जरूरत है? हमारी आदत लोगों को जज करने की, एक चीज जो हम बदलनी हो तो सब ये करते हैं। बदले। बिल्कुल, हम सब करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं जज नहीं करती हूँ। मैं भी अगर अभी कभी फेसबुक चला रही हूँ, इंस्टाग्राम चला रही हूँ, कोई लड़की मुझे दिख जाएगी या कुछ उसका ड्रेसिंग सेंस मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं भी जज कर दूंगी एकदम से। हमारी हमारी कैपेबिलिटी कि हम दूसरों की फीलिंग्स को समझें, उनको बिना हर्ट करें, हम किसी को जीने दें, हम किसी को उनकी, मैं ये बोलूंगी हर इंसान अपने में यूनिक होता है, हर इंसान अलग होता है, और उस चीज को एक्सेप्ट करना कि वो इंसान डिफरेंट है। समझने की जरूरत नहीं है, ना समझिए, बिकॉज इतना टाइम किसी के पास नहीं है हर इंसान को समझने का, बट उसे आप समझने दें। और दूसरी चीज प्लास्टिक, मुझे प्लास्टिक से बहुत ज्यादा इश्यूज है तो ये दोनों चीजें, हमारी जज करने की आदत और प्लास्टिक, ये दोनों मुझे चाहिए, ये प्लास्टिक दोनों मने गायब चाहिए। इन्वायरमेंट। हाँ, तो हम एग्जैक्टली, अपने लास्ट इन्वायरमेंट क्वेश्चन की तरफ हमारी हैं। आदत है। लास्ट क्वेश्चन करने हाँ जी। वाली थी, लेकिन इन्वायरमेंट के प्रति तुम्हारा कंसर्न बहुत ज्यादा है, जो विदु का भी बहुत ज्यादा था। तो इन्वायरमेंट कंसर्न पे एक दो लाइन बोलना चाहें तो वो बोल दीजिए, फिर हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ ही हैं अपने। मैं आपको बस एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि हम बहुत ही ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हैं। जैसे हम सब बाहर जाते हैं कॉफी पीने के लिए, हमें कोल्ड कॉफीज बहुत पसंद है, हर कोई पीता है, या फिर कुछ भी लाइक स्मूदीज, शेक्स, जूस। क्या जब वो आप अपने घर में पीते हैं, क्या वो आप अपने घर वालों से स्ट्रॉ मांगते हैं? क्या आप में से कोई भी घर में बोलता है कि नहीं, हमें तो स्ट्रॉ से ही जूस पीना है या हम स्ट्रॉ से ही इस शेक को पी सकते हैं? पर जब हम बाहर जाते हैं तो हम लोग, अगर कोई हमें दुकान वाला या फिर कोई भी कैफे में अगर हमें स्ट्रॉ ना मिले तो हम बोलते हैं कि अरे स्ट्रॉ कहाँ है। तो मैं बस इतनी सी बात, अब इस बात से आप बहुत सारी चीजें, आपको ना ऐसे करके बहुत सारी चीजें मैं आपको जब आपका बर्थडे, एक बर्थडे बहुत स्पेशल डे होता है हर किसी के लिए, और हर कोई उसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होते हैं, बलून्स लगाते हैं, हैप्पी बर्थडे के बलून्स लाते हैं। आप मुझे बताइए, वो एक दिन का वो एक दिन का हैप्पीनेस जो भी आपका है, उसके बाद वो प्लास्टिक चला जाता है, बिकॉज वो एक दिन भी नहीं चलता, वो कुछ घंटे के लिए चलता है, बस आप फोटोज लेते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। अभी हम जिस कंडीशन में हैं वहां पर हमें लोग वार्न कर चुके हैं, जितने भी इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं वो हमें वार्न कर चुके हैं कि 10 साल में, 10 साल के बाद ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि हमारे पास चेंज करने का भी अपॉर्चुनिटी नहीं रह पाएगा कुछ भी चीज। तो क्या आपको लगता है कि इस टाइम पे हमारे ऐसे यूज, जो भी हम ऐसी चीजों पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्या वो इम्पोर्टेंट है? बिकॉज जब आप डीप डाउन देखेंगे तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा बेकार है। मैं एक लड़की हूँ और मैं जब मेरे को पीरियड्स होते हैं मैं पैड्स हमेशा यूज करती हूँ, राइट? और वो हम सब यूज करते हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हमें चाहिए मतलब कुछ ना कुछ। बट क्या हमने कभी उसमें भी चेंजेस लाने की कोशिश करी है? मैंने करी है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो कॉटन से बने होते हैं या फिर जो डिफरेंट टाइप्स के वो आते हैं, मैं प्लास्टिक के पैड्स ना यूज करूं, या फिर आजकल और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जिसपे
अगर हम ध्यान देंगे तो हमें लगता है कि अरे इससे क्या होगा, हमारे पार्ट से क्या होगा, पर नहीं, इससे बहुत फर्क पड़ता है और हमें ध्यान देना चाहिए। जब दिवाली में हम बात करते हैं कि पटाखे नहीं जलाने, पटाखे नहीं जलाने, तो बहुत सारे लोग मुझे ये कह के चुप करा देते हैं कि तुम क्रिसमस के टाइम पे कहाँ होती हो, या और तुम ईद के टाइम पे कहाँ होती हो, और तुम्हें सिर्फ हिंदुओं के फेस्टिवल से क्यों प्रॉब्लम है। मैं कहना चाहूंगी कि मुझे हर उस चीज से प्रॉब्लम है जो एनवायरनमेंट को परेशान करती है। जस्ट मेरे घर के आसपास कोई क्रिसमस नहीं बनाता है, और ना ही ज्यादा मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स है जो क्रिसमस ट्री काट के लाते हैं, तो कभी कभी नहीं होता है कि मैं किसी को बोल रही हूँ, मैं अपने बाहर जाके अपने पड़ोसियों को समझाऊंगी कि आप क्रिसमस ट्री मत लाइए, तो उनकी तो समझ में नहीं आएगा, वो बोलेंगे कि हम क्रिसमस ट्री लाते ही नहीं है। तो मेरे को जो उस टाइम पे ज्यादा इफेक्टिव लगता है, मैं उस चीज के बारे में बात करना चाहूंगी। थोड़ा सा रिलीजन से ऊपर उठिए, हमारे रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा रिलीजन हमें बहुत सिखाता है, हर किसी का रिलीजन आपको बहुत कुछ सिखाता है। उन सारी चीजों से ऊपर उठिए, जो मेन इश्यूज है उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा प्लास्टिक फ्री हो जाइए, सिंगल यूज चीजें छोड़ दीजिए, तो बहुत ज्यादा हमारे लिए हेल्प होएगा और हम एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। तो ये अच्छा लगा मुझे कि अगर ये अवेयरनेस है और मेरे ख्याल से आप आसपास अपने आप को फैलाती भी रहती हैं, तो इससे काफी फायदा होगा, क्योंकि तो हमें आगे ह्यूमनिटी चल ही नहीं पाएगी। अब हमने एनवायरनमेंट पे ध्यान देना नहीं शुरू किया तो इतनी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, तो मुझे लगता है कि वो तो बहुत जरूरी है ही। जब मैं आज तक मैंने कभी अपने से आधी उम्र वालों से ऐसे तो कभी इंटरव्यू लिया भी नहीं है, हमेशा बड़े बड़े लोग से लिया, और हालांकि उनका भी बायोडाटा पर याद करना इतना कठिन नहीं होता था जितना तुम्हारा था। काफी लंबा हो चुका है वो 20 साल की उम्र में भी ज्यादा लंबा मत करो इसे अब। तो मैं उनसे पूछती थी कि युवाओं के लिए आप क्या संदेश देंगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका हम एडल्ट्स के लिए क्या संदेश है कि हम क्या करें हम, और साथ में ये भी कि हम आपके युवा मुहावरों को समझना भी चाहते हैं कि कई बार ज्यादातर लोग को लगता है कि हमारा जो चल रहा है वो हम समझ नहीं पाओगे आप, तो उसे समझने में हेल्प मिले कुछ ऐसा अलग से, और जो संदेश या हमसे हमें क्या कहना चाहोगे ये। और इसके बाद मैं प्रोग्राम खत्म करूंगी, मैं आपकी आवाज भी सुनना चाहती हूँ कि पैरों से दौड़ने वाली, नाचने वाली, हर तरीके से बॉडी को एक्सप्लोर करने वाली लड़की, चला गला भी तो देखें थोड़ा सा, जैसा भी आप गाएंगी। मैं इस क्वेश्चन को जब तक आप फ्रेम करती है, मैं एक सेंटेंस आंसर को मैं एक सेंटेंस और बोल दूं कि मैंने ज्योत्सना को कहा था कि बिल्कुल इनफॉर्मल इंटरव्यू है, पॉपकॉर्न खाते हुए आपको जिस क्वेश्चन का जवाब देना है देना, नहीं देना हो तो कह देना कि ये क्या पूछ रही है आप, नहीं मन कर रहा है मेरा बोलने का, एकदम फॉर्मल नहीं है, जैसा मन करे बोलो, नहीं मन करे मत बोलो, एकदम इनफॉर्मल। लेकिन इसने सभी जवाब दिए तो मुझे बहुत खुशी है, वास्तव में इन्होंने उस स्पिरिट को बिल्कुल फॉलो किया, इतना फ्रैंकली बोल के। सिर्फ पॉपकॉर्न की कमी लगी, बाकी कोई दबाव ना उन्हें आया ना मुझे आया, सिर्फ पॉपकॉर्न हम लाइव के बाद अपने आप खा लेंगे, प्लास्टिक में नहीं खाऊंगी। हाँ, तो एडल्ट्स के लिए क्या बड़ों के लिए, अडल्ट्स के लिए मैं सिर्फ मेरे जिंदगी में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अडल्ट्स हैं वो मेरे पेरेंट्स हैं, और मेरे कुछ टीचर्स हैं, और मेरे कुछ एक्सटेंडेड फैमिली है, जैसे कि मैं कहती हूँ मेरे गॉड पेरेंट्स भी है, मेरी गॉड मदर है और गॉड फादर है। तो इन लोगों से मैंने एक चीज सीखी है कि ये लोग जनरेशन के साथ बदल रहे हैं, आप समझते हैं। मतलब मैं आपको कहना चाहूंगी, मेरे फादर एकदम मेरे प्रोफेशन में थे, मैं तो प्रोफेशन कैसे कह सकती हूँ सॉरी, पर मेरी तरह दौड़ते थे। बट जब वो घर आते थे तो उनको उनके कपड़े धुले हुए नहीं मिलते थे, उनको खाना रेडी नहीं मिलता था, उनको अपने जूते खुद धोने पड़ते थे, उनको फाइनेंशियली भी अपने आप को खुद देखना पड़ता था। बट मेरे फादर ने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करा मुझसे कि इसको आगे चल के ऐसा ही मिले। मैं आपको बताऊंगी, मेरे अभी तक मेरे कपड़े मेरी मम्मी धोती हैं, मैं कुछ नहीं करती हूँ। जब मैं ट्रेनिंग करके आती हूँ मेरे को खाना एकदम रेडी मिलता है। मेरी मम्मी जो एक बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव फैमिली को बिलोंग करती है, जो मैं कंजर्वेटिव कहती हूँ ये नहीं कि पढ़ने ही नहीं दिया जाता था या फिर ऐसा ऐसा कुछ, बट मतलब एक बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट को बिलोंग करती है। मेरे नानू बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है, मुझे लेके भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है, जो मैं बोलती हूँ घोड़ा चलाने लगे टूट जाएगा लग जाएगा, इस टाइप के प्रोटेक्टिव है। बट मैंने कभी अपनी मम्मी को मुझे रोकते हुए नहीं देखा है।
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मैं कहूंगी कि मेरे गॉड पेरेंट्स हैं, उनकी लाइफ में अपने इश्यूज रहे हैं, ठीक है, मैं बहुत ही ज्यादा क्लोज हूँ उनसे, इसलिए मैं उनकी पर उन्होंने कभी मुझे उस जगह पे लाके ऐसे नहीं बोला कि अरे नहीं हमारे साथ तो ऐसे थे तो तुम्हारे साथ ये हो रहा है, कि ऐसे नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली जनरेशन के साथ चेंज होना, क्योंकि मैं अभी भी जब मैं ये कहती हूँ तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी भी मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स को देखा है, जब वो बोलते हैं कि अरे हमारी उम्र में तो ये होता था एंड हम लोग को तो इतना स्ट्रगल करते थे, तुम्हारा हमें समझ नहीं आता है कि आजकल की जनरेशन को क्या हो जाता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हमारी जनरेशन, आपकी जनरेशन के साथ इश्यू था कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, आप जहां पर थे आप वहीं पर थे, जब एक लेटर आएगा या कुछ आएगा तो आप लोग बात कर पाएंगे। हमारी जनरेशन, ये फोन हमारे हाथ में है एंड पूरी दुनिया हमारे पास है, पूरी दुनिया हमें जज करने के लिए बैठी है, हमें पूरी दुनिया को खुश करना है, हमें पूरी दुनिया का वैलिडेशन चाहिए। आप समझ रहे हैं इस बात को? वो प्रेशर आपके टाइम पे नहीं था, वो प्रेशर आपके टाइम में बिल्कुल भी नहीं था। आपको अपनी फैमिली को खुश रखना था, एक अपना, जो मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके स्ट्रगल हमसे कहीं कम थे या ज्यादा थे, मैं बस स्ट्रगल बता रही हूँ जो मुझे लगता है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कहती हूँ, ठीक है, ये मत सोचेगा जस्ट बिकॉज मैं स्ट्रगल, ये बात मैंने अपने पापा को मुझे समझाते हुए देखा है। एंड आई गेस अगर वो जनरेशन के साथ इतना ज्यादा चेंज हो सकते हैं, अगर वो जनरेशन के इश्यूज को समझ सकते हैं, अगर वो समझ सकते हैं कि जब अगर मैं दौड़ के अपने जूते खुद धोता था तो मेरी बेटी भी दौड़ के आए और अपने जूते खुद धोए, पर नहीं, वो खुद धो देते हैं मेरे जूते, अगर वो इस बात को समझ सकते हैं तो आई गेस हर पेरेंट्स इस बात को समझ सकता है। एंड मैं आपको बहुत ऑनेस्टली कहूंगी, आज आपको जितने भी मेरे व्यूज दिख रहे हैं या मैं जो भी बोल रही हूँ, मैं कहीं से मैंने सीखा नहीं है या मुझे किसी ने बताया नहीं है, ये मैंने अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा है। ये एक एनवायरनमेंट था मेरे हाउस का, जो जो अभी आप मेरे पे देख रहे हैं, ये लोग हैं जिनसे मैं सराउंडेड हूँ, जिनकी तरह मैं बातें कर रही हूँ, ये कोई मेरे अपने कोई विचारों पर मेरी कोई पकड़ नहीं है, मैं नहीं कहूंगी ये सिर्फ मेरे विचार हैं। ये मैं एक 20 साल की लड़की हूँ, मैं पूरे सारे लोगों से, मैं आपसे इंस्पायर्ड हूँ, मैं हर किसी से इंस्पायर्ड हूँ, तो ये विचार कहीं ना कहीं ये सब मिलके आ रहे हैं। तो प्लीज, आई मीन, बड़े लोगों से बहुत बड़ा, लाइक बहुत बेसिक सी विनती है कि आप प्लीज अपने स्ट्रगल्स कंपेयर करना बंद कर दीजिए। हम समझते हैं आपके स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा मुश्किल थे, उस टाइम पे तो पहले तो लड़कियों को बहुत ही ज्यादा कम, मतलब बुआ जी अगर आपके टाइम की मैं बात करूं, जो जिस तरीके से आप इवॉल्व हुई होंगी या फिर मेरी मम्मी इवॉल्व हुई होंगी या फिर मेरी दादी इवॉल्व हुई होंगी, वो टाइम बहुत डिफरेंट था, बट मेरे स्ट्रगल्स डिफरेंट है, मेरे स्ट्रगल्स डिफरेंट है, बट मेरे स्ट्रगल्स आपसे कम कहीं नहीं है। मेरे पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं दुनिया से कनेक्टेड हूँ। अभी मैं 1 मिनट में आपसे बात कर रही हूँ, अभी इस बात को कोई भी सुन सकता है और इस बात पे कोई भी अभी कोई ऐसा कमेंट लिख सकता है जिससे मैं बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो सकती हूँ। तो बस इस चीज को समझिए। बहुत ही सही प्रेशर, बस बहुत सही और प्रेशर दूसरी चीज ज्योत्सना आपने ने मुझसे क्या बताया इस पूछी बात। थी? हाँ दूसरी ठीक चीज है। आपने मुझसे क्या पूछी दूस, थी? दूसरी तो हाँ गाना ठीक गाने है। के लिए बोला था, तुम निकालो अपना, तब तक मैं नहीं। एक आधा मिनट। हाँ। तो ज्योत्सना ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। हम हमेशा यूथ को बोलते हैं तुम्हारे हाथ में तो हमेशा मोबाइल है, जैसे बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ये हमारे दिमाग में नहीं आया कि उनको जज करने के लिए भी पूरी दुनिया बैठी है, और ये पूरी दुनिया जज करने को बैठी है। हो सकता है कि ये ज्योत्सना को नहीं पता होगा, उसको बहुत कुछ पता है, वैसे 20 साल उसको ये भी पता है कि जो बातें बोल रही है वो अपनी नहीं बोल रही है, लेकिन ये बीइंग हम लोग बड़े होके समझ सकते हैं कि वो जो प्रेशर भी अपने बोल रही है वो भी उसके अकेले के नहीं है। यानी कि अगर बीइंग अ गर्ल वो ये कह रही है कि हम पूरी दुनिया का प्रेशर फील करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस बात में ये मैसेज भी है कि दुनिया का प्रेशर लड़कियों को ज्यादा होता है, और है, दिस इज देयर। हमारे पास सपोर्ट सिस्टम कम होता है, वो तो अभी प्रोटेक्टिव लाइफ जी रही है, अभी पेरेंट्स, अभी उसके पापा साथ होते हैं, उसके क्रू साथ होता है, पर बहुतों के फील्ड ऐसे नहीं है, तब उन्हें अकेले स्ट्रगल करना पड़ता है। और जो दुनिया का प्रेशर है वो लड़कियों को ज्यादा है, और जो मैसेज बाकी ज्योत्सना ने दिया वो तो क्लियर कट भाषा में था ही, कुछ चीजें भाषा में धीरे धीरे भी आएंगी उनके, अभी वो झेलना पता है भाषा में, थोड़ी जो चीजें 16 साल में झेल रही थी उसकी भाषा अब आई होगी, है ना। तो ये बहुत एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंट मैसेज ज्योत्सना ने हमें दिया, जिसके बाद हमें मतलब थोड़ा सा हमें इंट्रोस्पेक्शन करने को मिलेगा। अच्छा ज्योत्सना, हम अपने प्रेशर से, हम अपने स्ट्रगल से आपको कंपेयर ना करें, पर बता तो सकते हैं ना आप लोग को। अपने बिल्कुल स्ट्रगल्स बिल्कुल। बता तो सी हाँ ठीक है। शेयर करना बहुत मैंने ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आई थिंक।
हाँ, मैं इतनी ज्यादा क्लोज क्यों हूँ अपने पेरेंट्स से, बिकॉज वो मेरे से हर चीज शेयर करते हैं। शेयर करते हैं, अब हाँ, तो शेयर तो हम मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि हुँ, कभी भी ना जो बच्चे होते हैं आपके घर में, उनको ना कॉन्फिडेंट फील कराना बहुत जरूरी होता है। अभी मेरे को पता नहीं है, मैं बहुत टाइम ले रही हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ, सॉरी, बट एक चीज मेरे को शेयर करना है, बिकॉज कल ही हुँ, हुँ, मेरे मामू आए थे और मेरी उनसे बात हो रही थी इस बारे में, तो वो मुझे कहते हैं कि आजकल बच्चे सब्सटेंस अब्यूज इन अल्कोहल्स और ये सारी चीजें पीयर प्रेशर में करते हैं। कुछ भी चीज हुँ, पीयर प्रेशर में हो जाता है, उसके बाद वो इतना ज्यादा हो जाते हैं कि उसके आगे बहुत सारी चीजें होती हैं, वो गलत स्टेप ले लेते हैं, एंड जब उन्हें मिलता नहीं है तो इट एंड्स टू लाइक, उनका लगता है कि उनकी दुनिया खत्म होने वाली है, ये सारी चीजें। तो मैं आपको बोलूंगी, मैं पूरे टाइम अपनी एज के लोगों से सराउंडेड नहीं होती हूँ। मैं बड़े लोगों से, हमेशा मैं बड़े लोगों के साथ रहती हूँ, क्योंकि उसमें जो भी करती हूँ उसमें बड़े लोग होते हैं, एंड मैं उनकी लाइफ से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। जब मैं उनकी लाइफ से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, ऐसा नहीं है कि हर किसी की लाइफ बहुत अच्छी है, और हर कोई, मैं जिससे भी मिली हूँ, जिसकी लाइफ से भी मैं इंस्पायर्ड हूँ, मैं हमेशा अच्छे तरीके से इंस्पायर्ड हुई हूँ। बट मेरे को घर में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बताया गया है, दिखाया गया है मेरे ऊपर, जैसे मैं अपने मुझे हमेशा ये फील कराया गया है कि मैं अपने लिए डिसीजन ले सकती हूँ, या फिर अगर मैं अपने लिए डिसीजन ले रही हूँ तो मैं अपने लिए सही डिसीजन ले रही हूँ। तो जितनी बार भी ऐसे मोमेंट्स हुए हैं ना जहाँ पर किसी ने भी मुझे बोला होगा दैट यू शुड ड्रिंक, अरे यू डोंट ड्रिंक, यू आर 20, आई मीन हाउ डू यू एंजॉय योरसेल्फ, और यू डोंट स्मोक और एनीथिंग, हाउ डू यू एंजॉय योरसेल्फ। उस टाइम पे जब मुझे कोई ऐसे कहता है, अरे ज्योत्सना तू डरती है क्या, आई मीन तू मतलब कर नहीं सकती है, मतलब क्या है, मतलब ऐसा क्या है, खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। उस टाइम पे जब मैं अपने आप को कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ, जब मैं मना करती हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, बिकॉज मेरे को घर से सिखाया गया है कि मेरे वर्ड्स में और जो मैं सोचती हूँ उसमें बहुत पावर है, और मेरे व्यूज, मेरे ओपिनियंस, मेरी सोच मैटर करती है। तो जब आप अपने बच्चों को घर में इतना कॉन्फिडेंस देते हैं ना, जब आप अपने बच्चों को घर में बताते हैं कि नहीं यार तुम इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारे व्यूज इंपॉर्टेंट है, तुम जो कह रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सुनना है, गलत हो सकता है, जरूर गलत हो सकता है, आप उससे ठीक करिए, बिकॉज आप उसके पेरेंट्स हैं, आपसे ज्यादा अच्छे से कोई चीज मतलब कोई जानता ही नहीं है उनको, उसको सही करिए, बट उनको वैल्यू दीजिए उनको। बहुत सारे बच्चे बाहर प्यार ढूंढने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उन्हें घर में प्यार नहीं मिलता है। मेरे घर में एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, मेरी फैमिली में एग्जाम्पल है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगी, बट मैंने स्टोरी सुनी है जिसमें मैंने देखा है कि मेरी फैमिली में मेरे कजिन्स के साथ बुरा हुआ है, जिनको वो बाहर, मतलब उन्हें बाहर जाके ऐसा लगता है कि अब हम ज्यादा सिक्योर हैं। तो हाँ, मतलब अपने घर में वैल्यू लाइक आपसे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं करता है उन्हें, वो पर वो दिखाना पड़ता है थोड़ा सा कभी कभी, जब वो डिसीजन ले रहे होते हैं ना, जैसे मैं आपको बताऊंगी, मेरे घर में कुछ भी हाँ, डिसीजन लिया जाता है तो एक कॉल जरूर कर देंगे अगर मैं बाहर भी हूँ, कि हम ये करने वाले हैं, तुझे सही लग रहा है, चाहे करेंगे अपनी मर्जी की, चाहे जो उनका मन होगा वो करेंगे, बट जब वो हुँ, कॉल करते हैं तो उससे ही मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबल फील होता है अपने आप में। मुझे फील होता है कि मैं डिसीजन ले सकती हूँ अपने लिए, मैं बाहर जाके किसी को ना कह सकती हूँ, मैं बाहर जाके किसी को हाँ कह सकती हूँ, यही। और एक चीज आपने मुझसे बोला था कि जब हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि हम ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता है, तो इस बारे में मैंने अपने कुछ फ्रेंड से भी बात करी आज इंस्टाग्राम पे, और मैंने एक ओपन क्वेश्चन ये डाला कि हम क्या मतलब रखते हैं जब हम बोलते हैं कि हमें कोई समझ नहीं पाएगा। अम, मैंने आपको बताया कि मैं अपने जो फैमिली में लोग हैं, या फिर मेरे पेरेंट्स हैं, या फिर मेरे टीचर्स हैं, मैं उनसे कितनी ज्यादा क्लोज हूँ, और मैं हर चीज शेयर करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे मम्मी पापा को मेरे बारे में ना पता हो। बट तब भी मेरी लाइफ में भी मोमेंट्स आते हैं जब मुझे लगता है कि यार ये समझ नहीं पाएंगे, अभी मैं क्या बोलूं, मुझे बुरा फील लग रहा है, मतलब मेरे को लो फील हो रहा है, अभी मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ। तो जब मैंने इस बारे में अपने फ्रेंड से भी पूछा, और तो मेरे को बात ये समझ में आई कि हम ना हमें समझ नहीं आ रहे होते, हमें खुद समझ नहीं आ रहे थे कि क्या गलत हो रहा होता है, और उस टाइम पे हमें सिर्फ एक चीज सुनना पसंद होता है कि हमें पता है तुम अभी कुछ वियर्ड फील कर रहे हो, एंड जो भी है हम लोग साइड में हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम कैसे उस चीज को एक्सप्लेन करें। जैसे मैं आपको बताऊंगी, जब मैं ट्रिपल टू नहीं कर पा रही थी, मेरे पास कोई रीजन नहीं था उदास फील करने का या लो फील करने का, बट तब भी ऐसी फीलिंग्स थी जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, जो मुझे सिर्फ ये फील करा रही थी कि मुझे रोना चाहिए पूरे दिन भर या फिर कुछ करना चाहिए।
मैं नहीं एक्सप्रेस कर पा रही थी, पर एक टाइम मैंने लिया, मैंने पूरा 1 साल दिया, मैंने लालट्रा में जाके क्रू करा, रनर नहीं रही तो क्रू करा, और ये सारी चीजें करी, और एक टाइम के बाद मैंने उससे ओवरकम करा। तो जब भी आपको कोई बच्चा ऐसे बोलता है, या कोई भी अडल्ट आपको ऐसा, बच्चे ही बच्चे नहीं, मेंटल इश्यूज किसी के साथ भी हो सकता है, एंड कोई भी अगर आपको के बोलता है कि हमें समझ नहीं आ रहा है, आप हमें समझ नहीं पाएंगे, तो आप बोल दीजिए ठीक है, हमें समझ में आ रहा है, हम अभी आपको नहीं समझ में पाएंगे। पहले तो ऑब्वियस ही बात है, आप कोई मेंटल डॉक्टर्स के पास, या फिर जो भी है साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट, इनके पास जाएं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने पार्ट में गिव देम टाइम। आई वोंट से कि गिव देम स्पेस, बिकॉज कभी कभी हम इतनी ज्यादा स्पेस दे देते हैं कि गलत स्टेप ले लिया जाता है। बट एज अ मेच्योर वन, एज एन अंडरस्टैंडिंग वन, एज अ पर्सन जो अभी एकदम ठीक फील कर रहा है, आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा स्पेस देने में और स्पेस ना देने में ज्यादा। तो वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है, वो आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज हर किसी का, कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं मम्मी पापा को बोलूंगी कि मेरे को बुरा लग रहा है कि मैंने रेस फिनिश नहीं करा, तो उनको बुरा लगेगा कहीं पर, कि वो कहीं लो ना फील करें कि उनकी वजह से मैं लो फील कर रही हूँ। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, और ऐसा कोई वैलिड इशू नहीं होता है। तो बस हाँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए, और उसको भी समझाइए, या फिर मत समझाइए, थोड़ी देर आराम से अपने साथ रखिए, बस दैट्स इट। उतना मेरे को लगता है ये इम्पोर्टेंट है। बाकी प्लीज, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाट्रिस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट गो टू देम, टॉक टू देम, टेक एन अपॉइंटमेंट। जैसे आप लोग बीमारियों के लिए जाते हो, वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो बहुत सारी बातें आप बताई, जिससे अनुभवों से युवाओं को भी फायदा मिला होगा और बड़ों को भी फायदा मिला होगा। अब हम तुम्हारे एक छोटे से कुछ गुनगुना दीजिए हमारे लिए, उसके साथ हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। मैं क्या गुनगुनाऊं, आपको मेरे को बताना पड़ेगा, बिकॉज मैंने सच में कुछ नहीं सोचा है। मेरे को नहीं पता मेरे को क्या बोलना है। आप मुझे कुछ बता दीजिए, मैं पक्का कुछ ऐसा करती हूँ। आप क्या सुनना मेरे चाहेंगे? को आप हिंदी में कुछ जो सुनना? मैं पहले ही बता दूं, मैं बहुत ही बुरी सिंगर हूँ। मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में जब म्यूजिक की क्लास ली थी, तो मैं विद्योत्मा दी के साथ ही गई थी, और वो टीचर हमें कुछ नहीं सिखाती थी। मेरी गुरु भी विद्योत्मा दी ही रही है, वो पूरे टाइम हारमोनियम बजाती थी, और मैं उनके साथ बैठ के सारे गामा पाधा निशा करती थी। तो मेरी पहली गुरु जो म्यूजिक की रही है, वो विद्योत्मा दी ही रही है। तो इसलिए मैं मना नहीं कर सकती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं गाऊंगी, बट आप मुझे कुछ बता दीजिए कि मैं। और कथक में कौन सीनियर था? तुम दोनों में कथक भी उसी कथक ने में सीखा विद्योत्मा पहले? दी सीनियर थी। हाँ जी, विद्योत्मा दी सीनियर थी। विद्योत्मा दी ही मेरी सीनियर थी। अच्छा तो ठीक, कोई हाँ। जो भी आपका मन करे वो गुनगुना दीजिए, आपका मन। आप तो अपनी तरंग में जीने वाली लड़की हैं, हम क्या गॉड। आपको गवर्न करें? खुद ही कह रही हूँ आवारा हूँ, इतनी हिम्मत की किसी आवारा लड़की को मैं वो दूं डायरेक्शन? नहीं, हमारा आज आज हमारे आज नैरेटिव समाज के चेंज लोगों कर के रहे लिए हैं। एक मैंने नहीं, बॉडी आप का बोलिए, आप बताया है कि बोलिए। एक नया नैरेटिव और एक आवारा, ये भी हम नया नैरेटिव शुरू, मतलब नया नैरेटिव है। एक आवारा लड़की होना माने जिसकी फ्री विल को जो रिस्पेक्ट करना जानती है, और उस फ्री विल को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस फ्री विल से रिलेट करती है, तो वो आवारा। तो हम, मुझे मन करता है पूरा देश भर जाए आवारा लड़कियों से। मिले ही ना अच्छी लड़कियां, तो ढूंढे ना मिले। हाँ। तो मैंने जब आप लोगों से भी मिली थी, तो मैंने यही गाना गाया था, और आई मीन ये गाना मैंने और विद्योत्मा दी ने बहुत ही ज्यादा सुना था। जब हम लोग मसूरी जा रहे थे, उनको बहुत पसंद आ रहा था, और वो एकदम खिड़की से सर बाहर निकाल के, मैं नहीं भूल सकती हूँ, जैसे वो खिड़की से सर बाहर निकाल के एकदम से, हम लोग एंजॉय कर रहे थे उस टाइम। मैं बस लिरिक्स भूल जाती हूँ, एक मिनट, जस्ट मुझे, मैं बहुत ही बुरा गाती हूँ, मैं आपको पहले ही बता दूं। और ठीक है, तो एक सेकंड। हाँ, ये जितनी देर में हाँ ज्योत्सना, एक मिनट। हाँ, जितनी देर में लिरिक्स ये जितनी देर में ये लिरिक्स ढूंढ रही हैं, तो हम गाने के साथ ही इस कार्यक्रम को खत्म कर देंगे। तो मैं अभी वाइंड अप कर देती हूँ गाने से पहले ही। तो आप जितने भी लोग हमसे दर्शक सारे जुड़े हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि इसी तरीके से आपका सहयोग हमें आगे भी मिलेगा।
ये थोड़ा-सा छोटा इंटरव्यू करने का प्लान था, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ज्योत्सना की आवाज़ जो मुझे कट-कट के आई वो सबको आई या नहीं, पर थोड़ी-सी आवाज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो मुझे इसलिए मैंने कुछ बारीक चीज़ें उधर सवाल ले भी नहीं गई कि वो कुछ ऐसा अंदाज़ा-सा लगाना पड़ रहा है, तो इसलिए मैंने हल्का-सा लंबा कर दिया, तो उसकी वजह से भी थोड़ी इनकन्वीनियंस आप सबको हुई होगी। आप जो भी जुड़े रहे अंत तक, उनकी शुक्रगुज़ार हूँ और इस तरीके से बातचीत करने के लिए जो भी आप चाहें, तरीका कुछ भी नहीं है। ज्योत्सना से तो मैं 2 बार मिली हुई हूँ अब तक और विद्योत्मा से वो बचपन से साथ रही है, उसके मतलब मिलते रहे हैं ये लोग, तो एक पर्सनल रिलेशन है। बट अदरवाइज़ उसकी मतलब कैसा भी, उसके प्रोफ़ेशन के बारे में बात करनी हो, उसको किसी भी चीज़ के बारे में बात करनी हो, तो आप प्लीज़ विदुष बैटन पेज पे हमसे अप्रोच करें, वहाँ पे फ़ोन नंबर्स हैं, ईमेल आईडी है, आप उसमें जो भी उस पर्पज़ है उस पेज का, उसके लिए आर्टिकल्स, वीडियोज़, ऑडियो, लाइव के लिए अपना नाम देना चाहें तो प्लीज़ हम लोग वेट करेंगे कि कुछ बड़ा कर सकें। विदु जितना कर सकती थी उतना तो कर जो पोटेंशियलिटी हम में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसके लिए तो हम धीरे-धीरे लाइफ शेप लेगी। लेकिन फिलहाल सबके कोऑपरेशन से कुछ इस बैटन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम इंतज़ार करेंगे कि आप लोग कुछ भेजेंगे या लाइव वगैरह के लिए आगे आएँगे। और इसी के साथ मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हम गाने के साथ ही इसको खत्म कर देंगे और आप लोग प्लीज़ बहुत ज़्यादा लाइव उसमें होंगे भी नहीं। ये इसी ढंग से चलेगा कि जब मुझे लगेगा कि कोई किसी को लगेगा उसकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए या मुझे कोई मिलेगा कि ये बहुत ज़रूरी आवाज़ है, तो चाहे वो 1 महीने में मिले, 2 महीने में मिले, जब भी मिले, तो कम ही लाइव होंगे। ऐसे कोई डेली का कुछ हम शुरू नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप लोग एक बार पेज में लाइक कर देंगे तो लाइव की नोटिफिकेशन आपके पास चली जाएगी, तो आप कृपया पेज को एक बार इसलिए लाइक कर दें खाली। और नमस्कार आप सबका। हाँ जी तुम्हारी मैं इस तरीके से इसको एंड तो नहीं करना चाह रही थी इतनी बेसुरी आवाज के साथ, बट ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट। दिल मेरे तू है एक बंजारा, जाने ना तू क्यों फिरता वाला, क्या हासिल इस जहां में खुद को, जाने ना तू दिल क्या सच और क्या फसाने, हाँ ले दिल मुश्किल खुद को समझाना, जाने ना तू क्यों बन के अनजाना। दिल मेरे तू है एक बंजारा, जाने ना तू क्यों फिरता आवारा। Thank you so much. Thank you so much for having me and listening to me. And I just hope कि मैंने कुछ बाहर जाके किसी की बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश ना करी हो। मैं बस अपने बारे में इतना, मैं बहुत ऑनेस्ट थी और यही है जो है। बस आई जस्ट होप मैंने किसी को हर्ट ना करा हो और मैंने किसी की बाउंड्री क्रॉस ना करी हो। और हाँ, आई मीन इस पेज को प्लीज 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 लाइक करें एंड लाइव सेशन का, बिकॉज अब मेरे को तो बहुत ही ज्यादा इंतजार रहेगा, बिकॉज मैं विदु दी को इस तरीके से नहीं देखना पाऊंगी कि वो हमारे साथ नहीं है। मैं हमेशा इस तरीके से देखना, मैं उनकी जो 24 साल की जो लाइफ रही है मैं उसको बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। तो प्लीज आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू। मैं मिलती हूँ आपसे फिर। थैंक यू। पॉपकॉर्न घर में खा लेंगे।